तो आज की क्लास में हम सभी देखेंगे पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए पोषण होता क्या है, क्यों चाहिए बॉडी को, और बॉडी में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो क्या होगा। जैसे जीवन जीने के लिए हमको बहुत सारे तत्व, खनिज लवण, विटामिन्स है ना, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, रेशा सबकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी को केवल पेट्रोल नहीं चाहिए होता है, आप सभी को पता है। केवल पेट्रोल रहेगा तो नहीं होगा, ग्रीस चाहिए, उसमें मोबिल चाहिए है ना, टायर अच्छे होने चाहिए, ब्रेक अच्छे होने चाहिए, तभी एक गाड़ी अपने दैनिक गति से और दैनिक जीवन में जो गाड़ियाँ चलती हैं वैसे चल पाएंगी। तो उसी तरह हमारे शरीर में लुब्रिकेंट्स भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप ब्लड पढ़े हैं ना, ब्लड के अतिरिक्त एक और चीज़ होता है तरल पदार्थ, बताइए कौन सा। लसिका, अंदर के घाव को भरता है, नहीं होने देता है। तो हमारा बॉडी भी एक तरह का मशीन है, ठीक है। हमारा बॉडी क्या है, एक तरह का मशीन है, और इस मशीन के थ्रू बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो आज उसी से संबंधित जीवन जीने के लिए हमें भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए, लेकिन भोजन में पोषक तत्व जरूर होने चाहिए, क्योंकि भोजन में अगर पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां ग्रस्त कर जाएंगी, ठीक है। यही आपको पोषण आज समझना है और मैं आपको समझा रहा हूं। जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का, क्या मैंने बोला, जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण, जो उनकी वृद्धि, विकास तथा रख रखाव तथा सभी जैव प्रक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं, पोषण कहलाते हैं। दैट मीन्स हमारे बॉडी को ग्रोथ करना है, मजबूती से रहना है, इंटरनली रोगों से लड़ना है ना, विकृतियों से बचना है, तो ये सारा काम कौन करेगा, पोषण करेगा। यही है पोषण, ठीक है। उचित आहार से हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, उचित आहार से, क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होएगा मन, और जैसा होएगा मन वैसा आप बनिएगा कल के डेट में। तो आपका भोजन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी अच्छा कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत 5 स्टार होटल में जा खा रहे हैं, अच्छा कहने का मतलब है कि उनमें सारे पोषक पदार्थ होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं रोटी खा रहा हूं तो कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए, सब्जी खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं तो गाजर को इतना भून दिए हैं कि उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो गए, तो फिर उसको खाने ना खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए, मानव पोषण के मतलब जो मानव पोषण है वो 5 चरणों में पूरा होता है। यह आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी भी देख लीजिए। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन। देखिए भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन को हम लेते हैं, अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन, जब हम मुंह में ले लिए अंदर गया, लार से ही, यही मुंह से ही प्रारंभ स्टार्ट हुआ पाचन, और हमारे बॉडी में वो आगे जाता है ग्रास नली के थ्रू अमाशय में। अमाशय में कई तरह के अम्ल मिलते हैं, है ना, पाचक एंजाइम वगैरह मिलते हैं। उसके बाद पूरे पेट में जो छोटी आंत है वहाँ आपका पूरा पाचन होता है, इसमें कई एंजाइम मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब देखिए अगला है अवशोषण। जो आपने खाया उसको पचाया, तो पचाने के फलस्वरूप में 2 चीज़ बने, एक तो अच्छा चीज़, एक तो बुरा चीज़। बुरा चीज़ मतलब मल बाहर निकाल दिया आप, लेकिन जो अच्छा चीज़ है उसमें जो भी चीज़ अच्छा था उसको आप ले लिए। यही है आपके लाइफ का भी मतलब फंडा होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, एक दिन बताया भी था पिछले वाले क्लास में, कि जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लीजिएगा उन्हीं चीज़ों को जिससे आपको फ़ायदा मिले, उन चीज़ों को कभी मत लीजिएगा जिनसे आपको नुकसान हो। क्या हमारा बॉडी जो खराब पदार्थ है उनको लेता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेता है, वो बाहर निकालता है। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तो पसीने के थ्रू बाहर निकाल देगा। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा भोजन हो गया तो या तो वो मल द्वार के थ्रू बाहर निकालेगा, या बहुत ज़्यादा खा लिए, अपच हो रहा है तो वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। बॉडी कभी नहीं रखेगा तो बीमार हो जाएगा। आप दूसरों की बातों को अपने अंदर मत रखिए, तनावग्रस्त हो जाइएगा। तनाव भी एक बहुत बड़ा बीमारी है। उसके बाद अवशोषण समझ में आ गया। अवशोषण कैसे करते हैं, हमारा बॉडी में जो रक्त है, ब्लड, वो सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा देता है अवशोषण करके, जो पोषक पदार्थ हैं उनको। स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ, मल को मतलब बना देना, उसके बाद बहिष्करण करना यानी निकाल देना। चलिए आगे आते हैं, ये तो था नॉर्मल सी बात। अब आते हैं पोषण। देखिए पोषण में पोषक पदार्थों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पोषक, न्यूट्रिएंट्स, ये 2 टाइप के होंगे। पहला होगा कार्बनिक पोषक और दूसरा होगा अकार्बनिक पोषक, ठीक है। पहला होगा कार्बनिक पोषक और दूसरा क्या होगा, अकार्बनिक पोषक। देखिए कार्बनिक पोषक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अकार्बनिक पोषक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कार्बनिक पोषक में आएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा,
जिसे हम लिपिड भी कहते हैं और फैट भी कहते हैं। बात एक ही है, इसको हम फैट कह सकते हैं वसा को, क्योंकि वसा बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बनता है तो आप क्या होंगे, फैटी हो जाएंगे। मोटे हो गए तो सारे बीमारी का जड़ हो गया। मैं तो बोलता हूं कि जिनको भी मोटापा घर कर रही है, खासकर इस उम्र में, भागना दौड़ना या फिर हार्ड वर्क करना स्टार्ट कीजिए, आपका मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। मोटापा के फलस्वरूप मैं एक चीज़ बता देता हूं कि आप में तनाव लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा जो ये होता है ना आपका डायबिटीज, मोटापा का एक स्वरूप डायबिटीज भी बन जाता है आगे चल के। मैं अगर ये बोलूं कि एक मोटे व्यक्ति और एक पतले व्यक्ति, इन दोनों में डायबिटीज होने की संभावना किस में ज़्यादा होगी, मोटे व्यक्ति में। तो जिनका भी मोटापा मतलब बॉडी में चर्बी है, मोटापा है, वो थोड़ा कम कीजिए। और जो भी तैलीय पदार्थ हैं, मतलब वसा वाला पदार्थ हैं, जैसे मूंगफली हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, है ना, घी हो गया, बाकी ऑयली चीज़ हो गया, जो आप चटर पटर बाहर में खाते हैं, एकदम बंद कर दीजिए। आपके बॉडी से बड़ा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। आपका बॉडी है तभी आपका सब दोस्त है, नहीं तो कोई आपके साथ नहीं होगा। कोई मतलब कोई नहीं, दुनिया में कोई आपके साथ नहीं। बॉडी खराब, सब कुछ खराब। बॉडी ठीक है, सब ठीक है। तो वैसे भी कहा गया कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। चलिए, अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड या फैट, एक ही बात है। प्रोटीन, यह है बृहत पोषक, यानी ये बड़े पोषक हैं। ठीक, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। विटामिन्स जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक होते हैं, छोटे पोषक होते हैं। ठीक, तो ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में, यानी कार्बनिक पोषक है। अकार्बनिक पोषक कौन से हैं तो देख लीजिए। अकार्बनिक पोषक में कौन है तो खनिज लवण। अब खनिज लवण में क्या होगा, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, इतनी बातें। इसके अलावा जल होगा, जल। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक में ये आएंगे, फिर जल होगा, फिर आपका एक रेशा भी आता है, वो भी आपको पचाने में मदद करता है ना। तो ये बातें भी याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। पोषण संबंधी जितनी भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को आपको नोट डाउन भी करते रहना है। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिएगा और टाइम टू टाइम आपको नोट भी करते रहना है ना। जहाँ वो पॉइंट मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको नोट करते जाना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दो मैंने बताया, कौन कौन, एक तो बताया कार्बनिक पोषक, दूसरा कौन सा बताया, अकार्बनिक पोषक। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में ये सारे चीज़ जरूरी होते हैं। किसी एक चीज़ की अगर कमी होगी तो बॉडी हमारा क्या होगा, थोड़ा सा तो अनबैलेंस जरूर होता है ना, थोड़ा सा बॉडी अनबैलेंस होता है। कभी कभी देखिएगा कि आपको माइग्रेन टाइप सा दर्द होने लगा, सर दर्द करने लगा, कभी कुछ होने लगा, कभी कुछ। कारण क्या है कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई असामंजस्य हो गया है, क्योंकि सामंजस्य अगर होगा तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग एक एक कर इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ को यहाँ भी डिवाइड किया गया है 3 टाइप से। ठीक है, पोषक पदार्थ जो होंगे, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट समझिए, थोड़ा और इनको जूम इन कर लूँ। चलिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ, यानी एनर्जी हमें कौन देते हैं, हमारे बॉडी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो मुझे एनर्जी कौन दे रहा है हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अभी चलेंगे खाना में क्या खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा आते हैं शरीर निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ, यानी बिल्डिंग सब्सटेंस। बिल्डिंग मतलब बनाने वाला, यह है प्रोटीन। प्रोटीन खाइएगा, प्रोटीन लीजिएगा, है ना, तो क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा। शरीर में बहुत सारे सेल हैं, कई सेल को मिला के ऊतक, ऊतक के बाद अंग, हमारा बॉडी। तो हमारे बॉडी निर्माण को कौन बनाता है, प्रोटीन। अब देखिए उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देना, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म हमारे पाचन के लिए बहुत जरूरी है, पाचन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाले पोषक पदार्थ, यह खनिज लवण, विटामिन और जल। जल सबसे इंपॉर्टेंट है, जल नहीं होगा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी, ये याद रखिएगा। कभी कभी देखिएगा आप कि किसी को दस्त होता है तो लगातार उसका पानी के रूप में निकलता है मल, देखे होंगे ना, क्योंकि वो पचता नहीं है भोजन। देखिए इसके अलावा, अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा काम क्या है, प्रतिरक्षी क्षमता वाले पोषक पदार्थ। चौथा नंबर, प्रतिरक्षी क्षमता वाले पोषक पदार्थ जो है खनिज और विटामिन। खनिज आपके बॉडी में प्रतिरक्षा बनाते हैं, मतलब बाहरी चीज़ों से, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, जैसे अभी कोरोना हो गया, तो इनसे लड़ने के लिए खनिज और विटामिन यानी मिनरल और विटामिन बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अब एक एक करके देखते हैं हम लोग भोजन के अवयव। अब देखिए भोजन में हम जो मुख्य रूप से लेते हैं क्या क्या लेते हैं। देखिए भोजन में हम लोग विभिन्न पोषक पदार्थों का सेवन करते हैं, है ना। भोजन में विभिन्न पोषक पदार्थों का जटिल मिश्रण होता है, उसे ही हम लेते हैं। इन्हें रासायनिक संगठन के आधार पर 7 वर्गों में बांटा गया है। अब भोजन में हम लोग जो भी चीज़ें लेंगे वो देखिए इस प्रकार से लेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाएंगे भाई, बताएंगे, जैसे शकरकंद में हो गया, रोटी में हो गया, चावल में हो गया, बहुत सारी चीज़ों में होता है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक। प्रोटीन। अब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का चैन टूट गया तो ठीक कौन करेगा? प्रोटीन। तो उसी तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे सेल हैं, अंदर अंदर टूटा फूटा, उसको मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। वसा, फैट जिसको बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, शरीर को ये भी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक। उसके अलावा खनिज और विटामिन क्या करते हैं? अब देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था, और रोग प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखते हैं। कौन? खनिज और विटामिन। प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में अगर आपका खराबी होगा तो कोरोना तुरंत घुस जाएगा आपके अंदर। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है। ऐसा क्यों है आखिर माना गया कि मतलब युवाओं में कोरोना का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला? मतलब कहने का मतलब कि युवाओं को अगर कोरोना हो रहा है तो वो रिकवर हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? एक ही कारण उसका होगा, क्यों अच्छी है? क्योंकि एक युवा का ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि वो एक बार कह दे कि दुनिया का है, फुटबॉल के समान है, मारेंगे तो उड़ जाएगा। ये है युवा का भावना। अब सोचिए कि उस युवा में वो बोली कहाँ से निकल रहा है? वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से निकल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि किसी को गीता समझाना है, किसी बच्चे को गीता समझाना है तो 8 घंटा अगर उसको गीता पढ़ा रहे हैं तो 8 घंटे का गीता समझाने के लिए 6 घंटा फुटबॉल खेलने दीजिए। अगले 2 घंटे में वो गीता का चैप्टर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, क्योंकि फुटबॉल खेलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप बीमार पड़ते हैं सबसे पहले बीपी जांच होती है ना। जल मानव शरीर में लगभग 65% के आसपास, 65 से 70 मान लीजिए, लेकिन आमतौर पर 65 बोलिएगा। रेशा एक बहुत बढ़िया फाइबर। फाइबर्स का काम क्या है? ये क्या करते हैं? पाचन की गतिशीलता बढ़ाते हैं। अब रेशा खाते हैं, फाइबर्स। अब फाइबर्स कैसे मिलेंगे? जैसे आप भूसी वगैरह समझते हैं ना, चोकर समझते हैं, चोकर, उसमें रेशा होता है। सेव खाते हैं, उसमें रेशा होता है। वो क्या करता है? क्यों डॉक्टर कहता है कि प्रतिदिन रोज 1 सेव खाओ और अपने पाचन को दुरुस्त रखो, रोगों से दूर भगाओ, डॉक्टर से दूर रहो, और प्रतिदिन 1 सेव का सेवन करिए, आप डॉक्टर से दूर रहिएगा। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, है ना, आयरन होते हैं, बहुत सारी होते हैं, बहुत सारी चीज़। तो पाचन की ये गतिशीलता कौन बढ़ाता है? रेशा, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट ये रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें 3 चीज मुख्य रूप से मिला है। एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इसका अनुपात कितना है कार्बोहाइड्रेट में, तो बोलिएगा 1 2 1, 1 to 1, ठीक है। कितना है? 1 to 1। तो ये रासायनिक यौगिक है कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है 1 to 1 रेशियो में पाया जाता है। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। और ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के द्वारा, ये कुछ गड़बड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन होकर शरीर को 50 से 80% ऊर्जा, मतलब ग्लूकोज देखिए ऑक्सीजन के साथ मिलकर, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिलकर, और हमारे बॉडी में शरीर को 50 से 80% ऊर्जा अकेले कार्बोहाइड्रेट देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिला तो वो तो एकदम बढ़िया हो गया, और वही हमको 50 से 80% ऊर्जा देता है। अब देखिए यहाँ पे 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम ग्लूकोज अगर लिए, इसका पूर्ण ऑक्सीडेशन कैसे होगा? जब उसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा, तो उससे हमको लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो लगभग हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके मुख्य स्रोत देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट स्रोत है? तो देखिए यहाँ पे मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, चावल में मिलता है, मक्का। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मक्का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको मक्का से आपको ऊर्जा एनर्जी मिलती है। कभी देखिएगा पुराने टाइम में हमारे दादा परदादा आपके जो होंगे वो मक्का खाते थे। आज जितना भारत समृद्ध है, आज हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है। आज के 50 साल पहले ये सब नहीं था, भारत गरीब था, अंग्रेज लूट के चले गए थे। तो उस समय लोग मक्का बहुत खाते थे और पहले के व्यक्ति बहुत मजबूत भी हुआ करते थे। आज उसी मक्के को पैकेट में बदल के क्या है, कॉर्नफ्लेक्स बना के खा रहे हैं आप। शकरकंद, शकरकंद बहुत बढ़िया चीज़ है, देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट खूब मिलता है। आलू, गन्ना, गन्ने में कार्बोहाइड्रेट होता है। और गन्ना उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, पता है ना, गन्ना। उसके बाद पपीता, पपीता एक ऐसा फल है, फ्रूट्स, ठीक है, पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। आई साइट के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स कम हो गया है तो पपीता का रस पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। किसी भी इंसान का प्लेटलेट्स यदि कम है, पपीता घर में होगा, या तो कच्चा पपीता खाइए। दूसरी बात, पपीता की जो पत्ती होते हैं उसको पीस के पिला दीजिए लगातार 7-8 दिन, उसका प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। एक बात और, कच्चे पेट अगर आप पपीता खाते हैं कच्चा, तो आपको पेट संबंधी लगभग बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो पपीता ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नाली के पास लगा दिए और उससे पपीता फला हुआ है तो सारा केमिकल जा रहा है नाली में, तो फिर वो उसका प्रभाव कम कर देगा। ठीक है, पपीता अच्छे जगह पे होना चाहिए। जौ में भी कार्बोहाइड्रेट, आम, ज्वार, बाजरा, शहद, दूध, फल, मांस, अंजीर, इन सबों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट, 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन होते हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये 3 प्रकार के क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिएगा तीनों को। सबसे पहले हम समझेंगे मोनोसेकेराइड को। ये सरलतम होते हैं, रंगहीन होते हैं और घुलनशील होते हैं, मतलब ये घुल मिल जाएगा। और मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब मीठा लगेगा आपको। ठीक, इसलिए इन्हें शर्करा भी कहते हैं। ये जीवों में हेक्सोज या पेंटोज शुगर के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? पूछ देगा आपसे कि जीवों में किस रूप में होते हैं, तो हेक्सोज या पेंटोज के रूप में कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। हेक्सोज और पेंटोज, देखिए पेंट माने 5 याद रखिएगा। हेक्सा मतलब 6 होता है, 6। तो देखिए षट कार्बनीय शर्करा मतलब हेक्सोज, ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि एग्जाम में पूछे भी गए। और मैं आपको बता दूं, बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे मीठी चीनी कौन सी है। और मैं आपको बता दूं, लगभग 40% बच्चे ऐसे थे जो गलती करके आए, सुक्रोज मार के आए थे ना। आपका भी गलत हुआ था, देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें अक्सर गड़बड़ हो ही जाता है। नहीं होगा गड़बड़, आज देखिएगा। अब रुकिए बताता हूँ एक बार फिर से, मैं तो फिर से ले लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैंने क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देती है? बॉडी को ऊर्जा देती है। ठीक, बॉडी को ऊर्जा किस रूप में देती है? कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज में बदला, और ग्लूकोज अगर ऑक्सीडेशन किया तो समझिए कि आपको 50 to 80% ऊर्जा मिल जाएगा केवल कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, एक बात तो ये। दूसरा बात, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत मैंने बहुत सारे बताए, आप एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। आलू है, गेहूं है, चावल है, जौ है, शकरकंद है, गन्ना है ना, पपीता है, बहुत सारे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे देखना है आपको, जो मोनोसेकेराइड है ये सरलतम, रंगहीन, घुलनशील और मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोना, अब याद रखिएगा, मैं याद रखने के तरीके बताता हूँ। मोना एक लड़की है, बहुत ही सरल, सिंपल, किसी का नाम होगा तो बुरा नहीं मानेंगे, बहुत ही सरल सिंपल स्वभाव की और मीठे विचारों की है, बस ऐसे याद रखिएगा। ये जीवों में हेक्सोज या पेंटोज शुगर के रूप में होते हैं। आप देखिए हेक्सोज में, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हेक्सोज में क्या है? षट कार्बनीय शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये 3 प्रकार के यहाँ हेक्सोज में होंगे। हेक्सोज जो शर्करा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, हेक्सोज जो शर्करा होगा यानी षट कार्बनीय जो शर्करा होगा, उसमें मेनली 3 आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। फ्रक्टोज जो है, एक बार मैं यहाँ पे मतलब बहुत हाईलाइटेड कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। यही है, आपका एग्जाम में आएगा तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा कि पता नहीं कैसे हो रहा है। फ्रक्टोज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे मीठी चीनी होती है। अगर आपके ऑप्शन में फ्रक्टोज दिया हुआ है और पूछ दिया कि इनमें से कौन सी सबसे मीठी चीनी है, तो आंसर क्या करिएगा?
फ्रक्टोज। और अगर आपके ऑप्शन में फ्रक्टोज नहीं है, मान लीजिए सुक्रोज है, फ्रक्टोज नहीं है, सुक्रोज है, तब आप सुक्रोज कह सकते हैं, लेकिन सबसे मीठी चीनी पूछेगा तो कहिएगा फ्रक्टोज। ठीक, अब देखिए आगे आते हैं। ये मीठे फल और शहद में अधिक मात्रा में होते हैं। शहद को देखा होगा आपने, शहद थोड़ा सा खा लीजिए तो काफ़ी देर तक मीठा लगेगा। ठीक, मीठा फल, कभी आप मीठे फल खाइएगा उसके बाद चाय पीजिएगा तो चाय का मीठापन पता भी नहीं चलेगा। यानी ये मीठे फल और शहद में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कौन सा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 याद रखना है आपको, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रक्टोज। अब आते हैं पेंटोज में, यानी पंचकार्बनीय शर्करा। पंचकार्बनीय, इसमें कुछ नहीं याद करना है, इसमें बस यही याद रखना है कि राइबोज होते हैं, वो आरएनए में होगा उपस्थित, और एक और होगा आपका डीऑक्सी राइबोज, यानी ये डीएनए में उपस्थित होता है। ठीक है, पेंटोज जो है आपका शर्करा यानी पंचकार्बनीय शर्करा, वो 2 जगह होगा, आरएनए में उपस्थित होगा और डीएनए में। किस रूप में होगा? आरएनए में जब होगा तो वो राइबोज के रूप में होगा, और डीएनए में जब होगा तो डीऑक्सीराइबोज के रूप में होगा। बस यही याद रखना है। डाइसेकेराइड में आते हैं। डाइसेकेराइड देख लीजिए, डाइसेकेराइड ये 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 मोनोसेकेराइड इकाई को मिलाइएगा तो क्या बनेगा? डाइसेकेराइड। ठीक है, ये शर्कराएं भी मीठी, जल में घुलनशील और 3 प्रकार की होती है। ये शर्कराएं भी मीठी होती हैं, ऐसा बोला गया है, लेकिन सबसे मीठी कौन सी होगी? फ्रक्टोज। देखिए यहाँ सुक्रोज मीठी है, माल्टोज, लैक्टोज ये सब मीठे हैं। अब देखिए सुक्रोज, माल्टोज ये दोनों जो होंगे पेड़ पौधों में पाए जाएंगे। पेड़ पौधों में कौन सा होगा? सुक्रोज और माल्टोज। लैक्टोज जो होगा वो जंतु में पाया जाएगा। माल्टोज जो है वो अंकुरित बीजों में पाया जाता है। कहाँ पे? अंकुरित बीजों में। सुक्रोज जो है वो गन्ने में। अब बताइए आप मुझे एक बात, गन्ना ज्यादा मीठा लगेगा कि ये शहद मीठा लगेगा? खा के देख लीजिए आप, तो कम मीठी शर्करा है सुक्रोज बनिस्पत फ्रक्टोज के। दूसरी बात, चलिए वहां शहद हटा देते हैं, मीठा फल खाइएगा तो मीठा लगेगा कि गन्ना पीजिएगा, मतलब गन्ना खाइएगा तो गन्ना ज़्यादा लगेगा, है ना। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, मीठे फल अगर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो वहाँ वो लगेंगे, है ना, याद रखिएगा। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। जब कभी आप दूध पीते हैं तो देखें मीठापन लगता है, हैं? कहाँ लगता है? लगता ही नहीं। आजकल के दूध जो लेते हैं आप शहरों में, उसमें तो पानी होते हैं अधिकांशतः, उसमें नहीं लगेगा। जो ओरिजिनल गाय का दूध होगा ना, उसमें देखिएगा एकदम मीठापन लगा, चीनी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। अब पॉलीसेकेराइड में आते हैं। मोनोसेकेराइड के अनेक मतलब कितना? 10 से अधिक होगा, अब हजारों तक, 10 से अधिक और हजारों तक। मोनोसेकेराइड के अनेक अणु, मतलब कितना अणु होना चाहिए? मोनोसेकेराइड के 10 से अधिक या हजारों तक के जुड़ने से लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील और जटिल पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। पॉलीसेकेराइड का निर्माण कैसे होगा? तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड के 10 या हजारों तक अणु मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। पॉलीसेकेराइड घुलनशील नहीं होगा और ये जटिल होगा। ठीक, देखिए जैसे ग्लाइकोजन यकृत में, स्टार्च या मंड आलू और अनाज में मिलता है। उसी तरह सेल्यूलोज, मैंने बताया था सेल्यूलोज पौधों में मिलता है ना, जब सेल पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने कि सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? पौधों में। ग्लाइकोजन यकृत में पाया जाता है ना, जो कि रक्त शर्करा वाला, याद है ना, रक्त शर्करा को नियंत्रित कौन करता है? यकृत ही करता है ना, लीवर कंट्रोल करता है, लीवर में यही है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। चलिए, स्टार्च या मंड जो है आलू और अनाज में, और सेल्यूलोज पौधों में पाया जाएगा। सेल्यूलोज एक ऐसा चीज है, देखिए सेल्यूलोज क्या है? पृथ्वी पर सब, मतलब इस पूरे धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। बायोपॉलीमर तथा पॉलीसेकेराइड है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल्यूलोज जो है, ऐसा पूछ दिया जाए कि मान लीजिए सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बनिक यौगिक ही तो है, क्योंकि ये क्या बोला, देखिए यहाँ पे ऊपर तो बोला है कि कई अणुओं के जुड़ने से बनते हैं। मोनोसेकेराइड के कई अणु 10 या हजारों तक जुड़ते रहें, हजारों, जितना हजार आगे जाएं, जुड़ने से क्या बनेगा? पॉलीसेकेराइड। तो ये वही चीज है, क्या बोला? सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है या बायोपॉलीमर। ये भी याद रखिएगा, बहुत एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के काम क्या है? तो मैंने बताया था शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, करता है ना, बॉडी को ऊर्जा कैसे देता है बता देता हूं मैं। इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। खिलाड़ी, एथलीट, धावक जो भी है,
दौड़ के आता है, भाग के आता है, खेल के आता है, तो तुरंत उसको क्या देता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका परिवर्तित रूप है? कार्बोहाइड्रेट का टूटा हुआ रूप ग्लूकोज है। वो क्या देता है? उसको तत्काल एनर्जी देता है। ठीक, याद रखिएगा। वसा में कन्वर्ट होकर संचित भोजन के रूप में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कभी कभी क्या करता है कि वसा में भी कन्वर्ट होता है। वसा हमारे त्वचा में जमा होता है, और जब आप कुछ नहीं खाएंगे ना, तो वही वसा फिर किस में कन्वर्ट होगा? वही भोजन के रूप में। मतलब कहने का मतलब कि भोजन तो ले नहीं रहे, भोजन से आपको मिलना क्या है? यही सब चीज़ मिल रहा है ना, विटामिन, खनिज, लवण, पोषक पदार्थ जो भी हैं। तो आप अगर भोजन नहीं खा रहे हैं तो वही जो वसा है वहाँ से निकल के आपके पूरे बॉडी में रन करता है, यानी आपको ऊर्जा देता है। तो उस रूप में भी ये संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट ईंधन का काम करता है। ठीक है, ईंधन का काम समझ में आ गया? ईंधन का काम कैसे करेगा? आप खाना नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कार्बोहाइड्रेट अगर आप भोजन नहीं करते हैं, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा दोहन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट खत्म होने के बाद फिर प्रोटीन का संश्लेषण करता है और कई तरह की बीमारियां आपको होने लगती हैं, जिसको कहा गया कि ज़्यादा दिन तक आप ये सब पोषक पदार्थ नहीं लेते हैं तब होता है। या डीएनए और आरएनए का घटक भी होता है, ये भी याद रखिएगा। कौन? कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होगी तो शरीर में जो ऊर्जा प्राप्ति है वो प्रोटीन खींचने लगेगा। प्रोटीन, जैसे बॉडी में आपका प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो आपको प्रोटीन तुरंत खींच के देगा, प्रोटीन उपयोग करेगा कार्बोहाइड्रेट की जगह। मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति आके काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट राष्ट्रपति समझ लीजिए, ये उपराष्ट्रपति। ये नहीं है तो प्रोटीन आके इसकी जगह काम करने लगा, और प्रोटीन की कमी हो जाएगी, फिर आपको कई तरह के प्रॉब्लम होने लगते हैं। ठीक, अब आते हैं वसा या लिपिड या फैट, एक ही बात है। ठीक, वसा, लिपिड या फैट। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं। वो भी था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होती है। आप तेल को मिला तो दीजिए जल में, पूरी तरह नहीं मिलेगा। घी को मिला दीजिए, नहीं मिलेगा। मिलेगा? डालडे को मिला दीजिए, नहीं मिलेगा। तो वसा जल में पूर्णतः अघुलनशील होती है। वसा सामान्यतः देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा वसा। ठीक है, तो वह ठोस अवस्था में होगा। जैसे आपने देखा होगा ठंडी के टाइम में कि घी होता है पूरा कड़ा हो जाता है, डालडा कड़ा हो जाएगा, कुछ तेल जैसे नारियल के तेल कड़ा हो जाता है जो आप लगाते हैं। लेकिन वही गर्मी में जब 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हाई होता है तो वो तरल अवस्था में आते हैं। जो भी चीज़ें तरल अवस्था में आएंगी फिर वो तैलीय हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठोस अवस्था में 20 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। भोजन वसा में जो है, भोज्य जो वसा हम लेते हैं जिसमें वसा होता है, जो हम भोजन करते हैं जिसमें वसा होता है, उसमें लगभग 95% वसा होता है। जिस भोजन के थ्रू हमें वसा मिलनी है उस भोजन में 95% क्या होगा? वसा, जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, जैसे घी, तेल आदि। घी खाइएगा तो 95% आपको फैट बनता है, मिलेगा। मतलब इससे वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। अब शरीर का टेम्परेचर निकलना है, अब वसा क्या किया? एक परत जमा दिया। वसा मतलब एक परत समझ लीजिए जमा दिया, तो ताप तो निकलेगा नहीं। अब टेम्परेचर आपका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ठीक है, वसा के स्रोत दो टाइप से, जंतु वसा और वनस्पति वसा। जंतु का मतलब होता है कि जो जीव जंतु से आप ले रहे हैं। जैसे देखिए, जीव जंतु में क्या है? दूध, गाय से लेते हैं, उसी दूध को फाड़िएगा पनीर बनेगा, उसी दूध से मक्खन बनेगा। मांस जंतु का है, मांस है, अंडा है, मछली का तेल है। ठीक है, उसके बाद अब अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, तेल नहीं मिलता है आपके पेड़ पौधे से। बादाम, मूंगफली, सरसों, नारियल, सूरजमुखी, तिल, ये सारे कहाँ मिलते हैं? वनस्पतिक वसा हैं। काम क्या है? संचित ईंधन के रूप में। ये भी संचित रहता है हमारे बॉडी में, त्वचा में स्टोर रहता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर वसा इसकी परिपूर्ति करता है। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट फेल हो गया, राष्ट्रपति फेल हो गए, राष्ट्रपति कहीं विदेश चले गए, नहीं है काम पे, छुट्टी ले लिए, या फिर आकस्मिक अवकाश जिससे देश का काम गड़बड़ हो रहा है, तो उसके काम को कौन करेगा? एक विशेष कंडीशन में, मान लीजिए राष्ट्रपति मर गया, सब कुछ मर गए या इस्तीफा दे दिए, यही दो कंडीशन समझते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट काम नहीं कर रहा है या नहीं है या मात्रा कम हो गया तो इसकी परिपूर्ति कौन करेगा? वसा करेगा। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा तापमान को नियंत्रित करने का काम करती है। आंतरिक भाग को चोट लगने से बचाती है। अब बॉडी में आपका चोट लग गया, एक परत है, तो उससे सुरक्षा करती है। जैसे कोशिका झिल्ली मैंने कल बताया था ना, उसी टाइप से ये झिल्ली तो मत समझिए, लेकिन वसा जो है आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदरूनी पार्ट में कभी चोट लगता है तो वहाँ पे ये मरहम का काम एक तरह से करती है, या बचाने से काम करती है, क्योंकि त्वचा में रुखरापन जो आएगा उसको सॉफ्ट कर देती है। ठीक, उसको क्या करती है? सॉफ्ट, याद रखिएगा।
मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? मोटापा वगैरह होता है और बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। वसाओं के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। वसा टूटेगा तो क्या मुक्त होगा? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जब टूटेगा तो ऊर्जा में बदल जाएगा वो। इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है, इनका ऑक्सीडेशन अधिक होगा। ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीडेशन इनका अधिक होगा। ठीक, प्रोटीन में आते हैं। अब देखिए तीसरा पार्ट है प्रोटीन। प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है। क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन लगभग होता है 50 से 54%। ठीक, ऑक्सीजन होता है 21 से 24%, नाइट्रोजन होता है 13 से 16% और हाइड्रोजन होता है लगभग 7%। यह है कॉम्बिनेशन इसका। प्रोटीन में कभी कभी सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं प्रोटीन में? सल्फर, आयरन और फास्फोरस। प्रोटीन लगभग 20 एमिनो अम्ल के विभिन्न संयोग से बना है। एमिनो अम्ल को समझ लीजिए यूं कि एमिनो अम्ल अगर होगा किसी प्रोटीन में पूरी तरह तो एकदम शुद्ध प्रोटीन होगा। जैसे सोयाबीन, सोयाबीन में एमिनो अम्ल के सारे गुण होते हैं, इसलिए सोयाबीन को क्या माना गया है? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड। तो ये बातें याद रखिएगा, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोयाबीन में। शरीर के उचित पोषण हेतु एमिनो अम्ल आवश्यक हैं। अगर आपको शरीर में उचित पोषण चाहिए तो प्रोटीन की निर्माणकारी इकाई एमिनो अम्ल है। देखिए अब इसका यूनिट क्या है? निर्माणकारी इकाई क्या है? प्रोटीन बनाता कौन है? एमिनो अम्ल। प्रोटीन के अणु पूर्णतः विखंडित होने पर सरल एमिनो अम्ल में टूटते हैं। ठीक, प्रोटीन को तोड़िएगा तो सरल अणु में अमीनो अम्ल में टूटेंगे। अब यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन लिखे हुए हैं, तो प्रथम श्रेणी के और दूसरा द्वितीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कौन से होते हैं? वैसे प्रोटीन जिनमें अधिकांश एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक में होगा कि ज़्यादातर अमीनो, सब नहीं, ज़्यादातर अमीनो अम्ल उपस्थित होगा। जैसे अगर मैं सोयाबीन की बात करूँ तो उसमें सब होता है अमीनो अम्ल, लेकिन यहाँ बोला ज़्यादातर एमिनो अम्ल होता है, जैसे जंतु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन जिसमें कुछ ही एमिनो अम्ल होते हैं, कुछ ही, थोड़े थोड़े, तो उनको बोलते हैं वनस्पतिक प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। सरल और शुद्ध प्रोटीन ये केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक, जैसे ये केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, शुद्ध एकदम प्रोटीन। जैसे फाइब्रिन प्रोटीन, याद रखिएगा फाइब्रिन प्रोटीन कहाँ बनता है? लीवर में। फाइब्रिनोजन बनता है ना लीवर में, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और ये याद रखिएगा, इसके साथ साथ विटामिन के अभी पढ़िएगा। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। कहाँ? बॉडी के बाहर। फाइब्रिन प्रोटीन रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। केराटिन प्रोटीन, अब केराटिन प्रोटीन कहाँ कहाँ होता है? नाखून में केराटिन प्रोटीन होता है। नाखून बढ़ता है, इसका नाखून का एक कलर आता है, केराटिन प्रोटीन के कारण। बाल जितने शाइनिंग होते हैं, जितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, वो सब किससे वजह होता है? केराटिन प्रोटीन की वजह से। सींग निकलता है जानवरों के, वो केराटिन प्रोटीन की वजह से। केराटिन प्रोटीन जिस दिन कम हो गया, इस दिन ये तीनों चीज़ गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। ग्लूटेलिक, ग्लूटेलिक क्या है? ग्लूटेलिन है गेहूँ और चावल के। ठीक है, गेहूं और चावल के प्रोटीन क्या होते हैं? ये होते हैं ग्लूटेलिन। अच्छा, प्रोलैमिन्स, दाल की प्रोटीन को क्या बोलते हैं? प्रोलैमिन्स, हाँ ना। जैसे अगर पूछेगा, देखिए प्रोटीन का स्रोत दाल भी है, दाल खाते हैं, नहीं बोलते कि दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज़्यादा दाल में नहीं होता है, हाँ सोयाबीन में, दाल में होता है प्रोटीन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दाल में कौन सा प्रोटीन होता है तो क्या बोलिएगा? प्रोलैमिन्स। ठीक है, गेहूं में कौन सा होता है तो ग्लूटेलिन, या चावल में कौन सा होता है? ग्लूटेलिन। और नाखून में कौन सा होगा? केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन निकाल दीजिए, नाखून आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जिंदा ही नहीं रहेगा। बाल जो डेली स्टाइल बनाते हैं आप, हेयर स्टाइल, ये बाल बढ़ता है, बिखरता है, इधर उधर होता है, क्यों? इसमें एक प्रोटीन है भाई, केराटिन प्रोटीन है। रक्त का थक्का बनता है, कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिन प्रोटीन है, वही वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन तथा ग्लूबोमिन, देखिए ग्लूबोलिन और एल्बुमिन ये अंडों और रक्त, मतलब अंडा और रक्त में ये बनते हैं। अंडा और रक्त में कौन सा मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, केसीन दूध की प्रोटीन है। अब दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केसीन। अच्छा, दूध का रंग पीला क्यों होता है? यही सर होता है केसीन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, हल्का पीला होगा। दूध एकदम व्हाइट नहीं होता है, वो जर्सी गाय की दूध व्हाइट थोड़ी हो जाती है। जिस गाय की दूध घर में आप चढ़ाए, जिस परात में चढ़ाने हैं चढ़ा लीजिए, टेम्परेचर दिए,
कुछ देर जितना उसको टेम्परेचर चाहिए दिए, उसके बाद एक लंबी मोटी परत अगर जम गई तो समझिए कि दूध ओरिजिनल है। एकदम हल्की परत जमी तो समझिए कि लगभग 60% 70% ओरिजिनल है। बिल्कुल एकदम हल्का एकदम परत जमा तो वैसे दूध का लगा सकते हैं। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं हम? कितना शुद्ध दूध है कैसे मापेंगे? लैक्टोमीटर से। वेरी गुड, लैक्टोमीटर। और हमारे जो भारतीय समाज की महिलाएं हैं वो दूध की शुद्धता मापने एक्सपर्ट हैं। वो निकालेंगे, उंगली पे गिराएंगे, उंगली पे अगर रह गया तो दूध शुद्ध है, नहीं रहा तो अशुद्ध है, और वो लड़ाई स्टार्ट कर देती हैं दूध शुद्धता के लिए को लेके। बस उंगली से नाप के बता देते हैं। और महिलाओं को देखिएगा, खासकर तब भारतीय समाज की महिलाओं को देखिएगा, घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तो बिना टेस्ट किए कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। जैसे चाय देना है तो चाय टेस्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, हो गया टेस्ट, बस एक बूंद में पता चल जाता है उनको। और कुछ भारतीय महिलाएं जो हैं वो ये नहीं करना पसंद करती हैं, तो क्या करती हैं, थोड़े से कप में निकाल के पी के देखती हैं, है ना। चलिए खैर, अंडे को तनु, अब देखिए अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब डालिएगा तो इसका कवच हट जाता है। इसका कवच जो होता है अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, याद है ना हड्डी में। वेरी गुड। प्रोटीन के स्रोत क्या है? अब देखिए प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत पूछेगा तो सोयाबीन, उसके अतिरिक्त बोलिएगा दाल, दूध में प्रोटीन होता है, पनीर जो खाते हैं आप उसमें भी होगा, बादाम में प्रोटीन होगा, मछली में होगा, अंडा में होगा, है ना। एक चीज़ मैंने देखा है कॉमन एकदम, पहला तो दूध एकदम कॉमन आहार है, तो जो भी शाकाहारी है वो दूध लीजिए, और जो मांसाहारी है एक चीज़ मैंने देखा है, अंडा। हर जगह मिलेगा आपको अंडा, लगभग जगह अंडा मिलेगा, और मछली मांस ये भी मिलता है ना। अच्छा एक चीज़ और, हाँ ये खाना जरूरी होता है? नहीं, जो शाकाहारी है दूध लीजिए, विकल्प है ना, खाना जरूरी नहीं होता, विकल्प है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, खाने के बाद कोई नुकसान तो वैसा? अरे कोई नुकसान नहीं है, मानिए तो गंगा नहीं तो पत्थर, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, वही बात है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आँखों के लिए सबसे उपयुक्त विटामिन कौन सा है? ए। उस आँख को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सर्वोत्तम स्रोत है, मतलब किसी को विटामिन ए की प्रॉब्लम है या आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और मैं तो बोलता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेल फीमेल जो भी हैं, गाजर खूब खाइए। गाजर वाले टाइम में गाजर में सर्वोत्तम होता है विटामिन ए। लेकिन उसके अतिरिक्त एक चीज़ और बताता हूँ, जो मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी जो हैं, मछली अगर आप खाते हैं तो उसमें विटामिन ए के बहुत प्रचुर स्रोत होते हैं, मछली। ठीक, प्राचीन काल में देखा गया है कि जब यहाँ पे आदि मानव आए थे तो यही सब खाते थे, मांस मछली वगैरह। मछलियों का सेवन जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक किया था, उनकी आंखें आपकी आंखों के बनिस्बत बहुत तेज़ होती थी। जैसे एक बॉल इस रूम में फेंक दिया जाए, और मान लीजिए हम 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी हैं, आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जो मछली लगातार बचपन से खाया होगा उसको बहुत जल्दी दिखेगी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मछली खाने लगी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, है ना। चलिए खाए तो नहीं है सर। तो अब क्यों खाना, मत खाइए ना। सोयाबीन, दाल, दूध, पनीर, बादाम, मछली, अंडा, इनमें होता है प्रोटीन। सोयाबीन में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल होता है, इसलिए ये प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। इसका काम क्या है प्रोटीन का? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। बॉडी प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रोटीन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इधर, कोशिकाओं की वृद्धि। अब सेल है हमारे, डेवलपमेंट कैसे होंगे? ये जब सेल ही डेवलप होगा तो शरीर ऑटोमेटिकली भाई सुरक्षा मिलेगा। मरम्मत, कोशिका का मरम्मत भी करता है, जहाँ तोड़ फोड़ हुआ चलो भाई मरम्मत करके। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में एंजाइम का काम करता है प्रोटीन। ठीक, एंजाइम का काम करता है, और हार्मोन्स का भी ये संश्लेषण करता है। यही सब प्रोटीन के मुख्य रूप से काम है। अब प्रोटीन की कमी से 2 रोग होंगे, मैंने इसके बारे में बताया भी आपको। पहला तो है मरासमस रोग, और दूसरा है क्वाशियोरकर। देखिए प्रोटीन की कमी होगी। मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि भारत में लगभग आज भी देखिएगा ऐसे संख्या करोड़ों लोगों की हैं जो मतलब एक टाइम खाते हैं या फिर कहीं की भूखे सोते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। भारत सरकार और जितने भी स्टेट हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट ये निकाली थी, बीच में बहुत बार स्कीम लाई थी कि कुपोषण मुक्त भारत बनाया जाए। बहुत प्रयास हुए, काफ़ी हद तक सफलताएँ भी मिली। खैर, मरासमस रोग में क्या होगा ना कि हाथ पैर एकदम लकड़ी जैसा हो जाएगा, सूखने जैसा हो जाएगा, हाथ पैर लकड़ी हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन क्वाशियोरकर में क्या होगा ना कि बच्चा या जो भी है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित है, तो हाथ एकदम पतला और पेट एकदम ऐसा हो जाएगा, लगेगा कि प्रेग्नेंट हो गया। ये पेट बाहर एकदम निकल जाएगा ऐसे। एक तरह सूखा कहते हैं। सूखा रोग तो इसको कह सकते हैं, मरासमस को,
वैसे सूखा मत बोलिए, हाँ सूख पाक के लकड़ी हो जाता है वो, है ना। लेकिन इनमें देखिएगा क्वासियोरकर जिसको रोग हो गया उसका ढांचा देखिएगा गजब का होता है, हाथ पैर एकदम बिल्कुल पतला रहेगा, लकड़ी जैसा हो जाएगा, और ये पेट एकदम निकल के तुमड़ी जैसा, कद्दू जैसा हो जाएगा, और वो लगेगा कि प्रेग्नेंट है, तो उसको बोलते हैं क्वासियोरकर रोग। क्यों होता है? हाँ, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि उनको पोषण मिलता ही नहीं है, पोषक पदार्थ नहीं मिलते, इनकी वजह से हो जाते हैं। अफ्रीकी कंट्री में भी होता है, यहाँ इंडिया में भी होता है। और क्वासियोरकर रोग यही है कि प्रोटीन आप तरीके से लेंगे तो ये सारी रोगों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं विटामिन्स में। विटामिन्स क्या है? सूक्ष्म पोषक पदार्थ। उधर देखिएगा जो अफ्रीका में काले लोग हैं ना, उनको भी ऐसा हुए रहता है, फिगर में भी कई बार आप देखे होंगे, टीवी वगैरह में भी, और इंडिया में भी बहुत सारा होता है क्वासियोरकर और मरासमस। विटामिन ये सूक्ष्म पोषक है, इसकी खोज की थी 1912 में फंक ने, है ना, सी फंक ने। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये प्राणियों की वृद्धि, अब देखिए जितने भी जीव हैं उनकी वृद्धि विटामिन करते हैं तथा इसका डेवलपमेंट के साथ साथ शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं। जैसे मान लीजिए विटामिन तो बहुत सारे हैं, A B C D E K, है ना। तो जो विटामिन है वो हमको क्या करते हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हमें हमारी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। तो मतलब प्रोटीन आपको विटामिन होना आपके बॉडी में, हर विटामिन का परिपूर्ति होना आवश्यक है, नहीं तो कई रोग होंगे। जैसे विटामिन, मान लीजिए विटामिन सी कम है, सी की कमी है, सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग। डी है तो क्या होगा? शुगर रोग। ई है तो जनन शक्ति में कमी हो जाएगी। तो बहुत तरह की बातें हैं। बी का तो बहुत रूप अभी दिखाएंगे। हाँ, ई भी, विटामिन ई, ई में जनन शक्ति में कमी होगी। ये भी तो होता है क्या? आई साइड भी होगा, और ये विटामिन के तो उसमें होता है। विटामिन के से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। मेरा स्टूडेंट को हो गया है, क्या हो गया है? लैक्टोमीटर आपके स्टूडेंट को हो गया है। जो भी हुआ है भाई आप ठीक कर दीजिए, उनका पोषक पदार्थ बता देता हूँ मैं, और वो आप ठीक कर दीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? विटामिन, रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत। क्वासियोरकर, तो उनको प्रोटीन दीजिए ना, दाल खिलाइए, सोयाबीन खिलाइए, मध्य प्रदेश भेज दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, टेंशन नहीं लें। और अगर यूपी में भी है तो यहाँ सोयाबीन वाली चीज़ बहुत लोग खाते हैं, सोयाबीन खूब खाएं, दाल का प्रयोग खूब करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन ए, अब देखिए एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके समझिएगा। इसको हम रेटिनॉल कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। लेकिन इसको कभी कभी एक्सोफाइटॉल भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम एक्सोफाइटॉल भी है। आमतौर पे आपको रेटिनॉल ही मिलेगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम। इससे होगा क्या? आप देखिए, रतौंधी और कॉर्निया संबंधी, मतलब आंख संबंधी। रतौंधी क्या है? रतौंधी होता क्या है बताइए तो? और शारीरिक कमी में वृद्धि। रात में दिखता नहीं। हाँ, रतौंधी रात में दिखेगा ही नहीं। पहले कहानी कह देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या अब आप लोग रेडी हैं कहानी सुनने के लिए? देखिए बड़ा जल्दी याद आ गया मुझे कहानी, बड़ा मस्त कहानी याद आया है। आज की कहानी लाजवाब होगी और मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। बोलिए, कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? जल्दी बोले, बताएं। अब कोई बोलेगा नहीं जल्दी? ठीक है, यस। अब दिखाता हूँ आपको कहानी। नहीं, हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम से। चलिए समझिए, कहानी में एक दिखाता हूँ, समझाता हूँ, आप बढ़िया से समझिएगा। और थोड़ा मैं इसमें अपने लैंग्वेज का प्रयोग करूँगा, ठीक? तो बुरा मत मानिएगा। अपने लैंग्वेज मतलब हो सकता है कि आप क्षेत्रीय लैंग्वेज आ जाए तो कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक कहानी को सुनिएगा, बड़ा ही मज़ेदार कहानी है, ठीक? स्टार्ट करता हूँ। देखिए 5 जीव हैं, ठीक? 5 जीव थे, तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, आपको फटाफट समझाते चलता हूँ। 5 जीव, कितने हैं? 5 जीव। कौन कौन? मानव, घोड़ा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। गधा, ठीक है, गधा। उसके अलावा कुत्ता, और एक था ये क्या बोलते हैं जो रात में उड़ता है, रात में दिखाई देता है? उल्लू। हाँ, उल्लू। इसका नाम मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। अब देखिए, ये 5 जीव एक बार भगवान के पास गए कि हमारे उम्र का निर्धारण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हमारे उम्र का निर्धारण करिए। भगवान बोले कि चलिए भाई, आपकी उम्र का निर्धारण करते हैं। तो मनुष्य, घोड़ा, गधा लगभग एक जैसे दिखे,
मतलब मनुष्य का मान लीजिए एक मोटा मनुष्य है और घोड़ा को रख दीजिए, एक गधा को रख लीजिए, तो तीनों का शेप लगभग मान लीजिए मिलता जुलता देखे, तो भगवान बोले कि ये काम करो, अब उम्र देखिए बांटेंगे। ये उम्र कौन बांट रहा है? तो गॉड लिख देते हैं, गॉड मतलब भगवान बांट रहे हैं। कितना? मानव को दिए कितना? 20 बरस। इसको कितना दिए? घोड़ा को बोले तुम भी मानव जैसा दिख रहा हो, 20 बरस ले लो, ईयर में है ये, आप समझ रहे हो, समझ जाइएगा। गधा को बोले कि तुम भी ऐसे 20 बरस, तो तीनों को 20-20 साल दे दिए। ठीक। कुत्ता को बोले तू तो छोटा दिखता है, तुम तो छोटा है, बहुत बड़ा तो है नहीं, तुम यार हाफ ले लो इसका 10 साल। और इसको सोचे उल्लू इससे भी छोटा है, उल्लू को अगर हम 5 कर देंगे तो उल्लू घुसा जाएगा। कम से कम पेयर में रहें। होता क्या है कि जैसे कोई एग्ज़ाम दिए और केवल आप फेल हुए, आपके सारे सहपाठी पास हो गए, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा उसी समय लगता है। और अगर आप फेल हुए हैं, किसी का फ़ोन आया दोस्त का कि मैं भी फेल, और कहीं 1-2 का और आगे मैं भी फेल, तो दिन में संतुष्टि होता है कि चलो अब तो बढ़िया है। वही बात यहाँ भगवान सोचे तो बोले कि उल्लू को भी 10 साल ही दे देते हैं। तो इस तरह उम्र का इनका निर्धारण भगवान करके बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, अब मुझे काम करने दो। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ये हंसी खुशी वहाँ से आने लगे। अब देखिए, 2 समान प्राणी, घोड़ा और गधा एक समान प्राणी है, एक जैसा है ना। ये दोनों आपस में सलाह की है कि देखो, ये जो मानव है मतलब मनुष्य, घोड़ा का काम, मेरा काम है दौड़ते रहना, मेरे पे बैठ के दौड़ाते रहेगा, नियंत्रण तो मानव ही करेगा हम चारों पर। लेकिन ये सलाह दोनों कर रहे हैं। गधा बोलेगा तब तुम तो तब भी ठीक हो, तुम पर केवल बैठ के दौड़ता है, हम पे तो धोबी इतना डाल देता है कपड़े कि जग के कपड़े ढोते ढोते मेरे पीठ छिल जाते हैं। अब ये दोनों बेचारे परेशान हो गए, बोले कि ये गड़बड़ है। ये तो ठीक है कि मानव बैठा, इसका बेटवो बैठेगा हम पे, इसका बेटा जो आएगा वो भी हम पे बैठेगा, वो भी हम पे शासन करेगा। क्योंकि मानव का अगर उम्र 20 साल होगा तो शादी 7 साल में हो जाएगी, होगी ना उस हिसाब से। तो ये दोनों थोड़े नाखुश हो गए। ये दोनों क्या हो गए? नाखुश हो गए। उल्टा मैंने लिख दिया, 20, 20, 40, 60, हाँ उल्टा लिख दिया। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ मैंने लिख दिया था, अभी सुधार देता हूँ मैं, वो मेरे दिमाग में नहीं था एक्चुअली। इन दोनों का भगवान बोलते हैं कि तुम लोग थोड़े मनुष्य से बड़े जीव हो, तो इन लोग का उम्र ना 40-40 देते हैं, तब ये रुष्ट होते हैं। इनका उम्र एक्चुअली 40-40 था। अब थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा उस समय। मानव को बोले कि चलो तुम 20 साल, घोड़ा और गधा को बोले तुम 40-40 साल। तब ये दोनों आपस में डिसाइड किए कि एक बात बताओ, ये मानव जो है, मान लो इसका शादी 8 साल 9 साल में हो गया, इसका बेटा होगा, वो भी हम ही पर शासन करेगा क्योंकि मेरा उम्र 40 साल है, इससे ज़्यादा है, तो उसका बेटा सारे हमको दौड़ाते रहेंगे। घोड़ा गधा, तब गधा बोलता है घोड़ा से, तुम तो यार फिर भी ठीक हो, तुमको केवल दौड़ना है, मेरा काम तो है कि मेरे ऊपर लादता है लोग। बोलता है और ला दो, गधा है, और ला दो, गधा है, नहीं बोलते एक नंबर के गधे हो, तो वही गधा। ये दोनों रुष्ट थे बेचारे। कुत्ता और उल्लू को उतना फर्क नहीं था, लेकिन जब ये दोनों का बात ये सुने तो ये लोग भी बोले कि हाँ, कुत्ता हमको तो जहाँ जाओ मानो दूर दूर भगाते रहता है डांट के। उल्लू को बोलता है यार तुम लोग सब ठीक हो तो हम अकेले क्यों रहे, हमको तो केवल रात में ही दिखाई देता है, दिन में तो ऐसे भी हम बेकार पड़े रहते हैं। इन चारों ने एक मीटिंग बुलाई, चारों ने बोला कि उम्र का निर्धारण बिल्कुल सही नहीं हुआ है, भगवान के पास हम लोग को फिर चलना चाहिए। तो ये लोग डिसाइड किए कि भाई चारों नहीं चलो, मनुष्य को भी बुलाओ, तब तो डिसीजन होगा ना वहाँ कि एक्चुअली उम्र कैसे निर्धारण हो। तो ये चारों लोग, मतलब चारों लोग नहीं, चारों जीव और मानव को भी बुलाया गया। तो मानव 5 पहुँचे फिर भगवान के पास। ठीक, भगवान के पास ये चारों अपना दुखड़ा लगे रोने कि भगवान एक ही गलती है, हम लोग का उम्र का निर्धारण सही से नहीं हुआ। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, इस पूरे 64 लाख योनियों में से एक सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। और मनुष्य को दिए हैं 20 साल, तो हंसी खुशी खेलेगा, कूदेगा, सब कुछ करेगा, मर जाएगा, हम लोग को 40 साल जिंदा क्यों रखे हैं। तो बोले भगवान कि तुम लोग चाहते क्या हो। तो ये सब वही सलाह करके आया था कि हम लोग अपना उम्र 50% करा लेंगे, आधा आधा करा लेंगे। तो ये बोलते हैं सारे कि हमारा उम्र जो है आधा आधा कर दीजिए, मतलब 50% कर दीजिए। अब देखिएगा, अब वो 50% होगा तो वो तो जाएगा, खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो बांट चुके हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब रामचंद्र भगवान वो जो समुद्र था लांघने के लिए, लांघने गए थे ना समुद्र, तो जब वो
कौन सा एक तीर था ना चढ़ाते ब्रह्मास्त्र, कौन सा था? उसका एक ही शर्त था कि अगर धनुष पे एक बार चढ़ गया तो उसको छोड़ना होगा। ब्रह्मास्त्र मेरे ख्याल से। अरे वो जो समुद्र था ना, समुद्र देव जो नहीं उमड़ रहे थे, बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, जब लंका दहन करने जाना था इनको, सीता को, माता को छुड़ाने, तब वो नहीं उनका बात सुन रहे, तो जैसे ही ऐसे तीर लगाए, धनुष पे चढ़ाए, फिर वैसे ही प्रकट हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम। अब उस तीर का फंडा यही था कि एक बार बांध पे चढ़ गए तो चलना ही है। तब फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी बोले कि उत्तर दिशा में या कोई दिशा में छोड़ दीजिए, वहाँ खाली है, तो फिर उधर छोड़ा गया। ठीक उसी तरह जब उम्र बांट दिए तो ये उम्र तो खाली जाएगा नहीं, किसी न किसी को चिपकाना है। तो मनुष्य से पूछा गया कि ये मानव, तुम बताओ, ये उम्र 50-50% करवा रहे हैं, तो तुम क्या ऐड कर लोगे? मनुष्य बोला क्या दिक्कत है, कर दीजिए ऐड, हम तो बस सब कुछ ठीक ठाक है। तब देखिए इसका 50% मतलब घोड़ा वाला 20 साल मिल गया। ये किसका मिला? घोड़ा वाला 20 साल मिल गया। मनुष्य का उम्र अब कितना हुआ? 20 + 20 40। चलिए घोड़ा का 20 मिल गया, घोड़ा के पास बचा 20। गधा का भी कितना मिलेगा? 20। ये गधा का मिल गया, मिला। फिर 50% कुत्ता, 5% कुत्ता, तो 5 कुत्ता वाला मिल गया, अब +5 उल्लू वाला मिल गया। अब भगवान बोले कि अब बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सारे हंसी खुशी लौट गए। अब समझिए इसमें क्या है। भगवान द्वारा प्रदत्त जो 20 साल का उम्र है हमारे संपूर्ण मानव जीवन के लिए, वो एक वरदान है। कहा भी गया कि बाल्यावस्था इस जीवन काल का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। तो 20 साल तक आप मोस्टली जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन तक आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एमए कर लेता है, वो एक्सेप्शन होगा अगर कोई करता है। तो 20 साल तक आमतौर पे आप ग्रेजुएशन तक रहते हैं। ग्रेजुएशन तक आपको जरा सा भी कोई दुख दर्द, टेंशन, प्यार, मोहब्बत, नौकरी टेंशन, खतरनाक चीज़ें नहीं होती हैं। आप जिंदगी में एकदम शांति प्रिय जी रहे होते हैं। ये 20 साल भगवान द्वारा दिया गया है। और 20 साल जो घोड़ा दिया, अगले 20 साल में घोड़े की तरह भागते हैं। ये प्रेस, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये लाओ, ये नोट्स लाओ, वहाँ पढ़ो, नौकरी के लिए भागो, ट्रेन पकड़ो, ट्रेन छूट न जाए, आज मेरी एग्जाम है, टेंशन दुनिया भर का, मतलब घोड़े की तरह भागते रहो। तो अगला जो 20 साल, उसी दौरान शादी ब्याह होगा भाग दौड़ करके। शादी ब्याह मतलब भाग दौड़ के ही होता है। तो घोड़े की तरह मतलब आप 20 साल जिंदगी काटते हैं। 20 के बाद जो 20 होता है, बहुत सारे लोग होंगे इसमें 20 के बाद 20 घोड़े वाले ज़िंदगी जी रहे होंगे, तो वो 40 साल टोटली। बुरा मत मानिएगा, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको। अभी जो 20 साल है मतलब 40वां साल, 20 से 20 आप नौकरी भी करेंगे। नौकरी कितना दिन होता है? 20 साल। आप 20 साल बाद नौकरी करके घर आ गए, यहाँ घोड़े वाली ज़िंदगी व्यतीत कर लिया। उम्र कितना हुआ इस समय? 40 साल। अब आएगा गधा वाला काल आपका। गधा वाला काल में क्या आएगा? चुन्नू के पापा सुनते हैं जी, आज मेरा ये सब सामान नहीं आया तो घर मत आइएगा। बेटा उधर से कहेगा पापा मेरा ये वाला बुक नहीं लाया तो घर मत आइएगा। अलग धमकी। बेचारा एक स्कूटी लेगा बूढ़ा आदमी, 40 साल का आदमी बूढ़ा ही हो जाएगा, स्कूटी लेगा, भर झोला सामान लेगा और दुकान से खरीद के ला के देते रहेगा। पैसा पेंशन आ ही रहा है, वो बेचारे ढोए जा रहा है। ढोते ढोते उस गधे का इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो 60 साल की उम्र में क्रॉस करता है। अब उसके समक्ष आता है कि वो चारपाई पकड़ लेता है, बूढ़ा हो जाता है, जरावस्था को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ कुत्ता वाला स्थिति होगा। व्हाट नॉनसेंस, हे यू गेट आउट। ये कौन कहता है? उनकी पोती लोग कहती, पोता पोती जो भी हैं। मतलब उस बूढ़े का दर्द कोई नहीं समझता है जो बचपन से लेकर आज तक आपको ये सब काम किया है। मतलब कुत्ते वाली स्थिति कहीं उसको जीने नहीं दिया। यहाँ क्यों थूक दिया, डोंट स्प्लिट यहाँ हियर, मतलब ऐसा बात कि उसको खुद आधा समझ में नहीं आएगा। तो उस बूढ़े को 5 साल इधर से उधर कुत्ते की तरह डांट डपट के भगाया जाता है। कहीं बेचारा बूढ़ा आदमी गिर गया, थूक दिया, कुछ भी कर दिया तो हर जगह उसको सुनना पड़ता है। इसके बाद उसकी आंखें बैठ जाती हैं। आंखें मतलब खराब हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, तो उल्लू की तरह ऐसे दिन भर देखते रहेगा लेकिन कुछ दिखाई नहीं देना है। और 70 साल की उम्र में इंसान मर जाता है। आज का जो टाइम है अगर औसतन देखा जाए तो यही है उम्र आपका मनुष्य का, 70 साल। 100 साल कोई जीता है क्या आज के टाइम में? अभी वाले पीढ़ी में जो हम लोग वाली पीढ़ी है वो 100 साल मुश्किल है, क्योंकि खान पान बिल्कुल बेकार है, खाद वाले आप रासायनिक पदार्थ खा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से कोई बुरा नहीं मानेंगे, मैं ये केवल समझा रहा था कि यही है एक्चुअली लाइफ, और ये हर किसी के घर में आमतौर पे देखा गया है ना। चलिए खैर, अब कहानी हो गया ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं क्लास पे, टेंशन नहीं लेना है। कहाँ पे थे हम लोग तब? यहाँ पे। चलिए अब हम लोग तो विटामिन पे, है ना। भागवत कथा में आपने सुन रखी है ये कहानी।
चलिए आगे बढ़ें, अब कहानी हो गई खत्म। चलिए यहाँ देखते हैं अब हम लोग विटामिन, रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग और स्रोत। अब ध्यान यहाँ पे लगाइएगा, विटामिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सामने एकदम आपके, और उसका रासायनिक नाम भी धीरे धीरे याद कीजिएगा, यहीं पे मैं कोशिश करूँगा कि रट लीजिएगा, है ना। चलिए पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, अगर विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? रतौंधी। रतौंधी जिसको हो गया, सबसे ज़्यादा गाजर खाइए। कोशिश कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको क्या होता है पढ़ने के दौरान आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये गाजर खूब खाना है, कोशिश करना है कि दूध भी लें, है ना। उसके अलावा हरी सब्जी हमेशा खाइए, मछली, मक्खन, पनीर, ये है सर्वोत्तम स्रोत इन सब के। सर्वोत्तम स्रोत पूछेगा तो केवल गाजर, लेकिन बाकी स्रोत पूछेगा तो गाजर, दूध, मक्खन वगैरह। इससे रतौंधी होती है, कॉर्निया और शारीरिक वृद्धि में कमी होने लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन B1। अब देखिए विटामिन बी के कई रूप है, B1, B2, B5, है ना, वैसे B12, B7। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमिन। इसकी कमी से होती है बेरी यानी वृद्धि और रुग्णता, वृद्धि रुक जाती है, इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। अब इसको वृद्धि को बढ़ाना है तो क्या खाएंगे? बीज वाले अनाज, जो भी बीज वाले अंकुरित अनाज है वो खाएं, मांस का सेवन करें, दूध का सेवन करें, सोयाबीन खाएं, चावल खाएं, हरी सब्जी खाएं। ये है इसके स्रोत, किसके? विटामिन B1 के। एक बार आप लोग ना स्क्रीनशॉट इसके लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। चलिए विटामिन B2 को बोलते हैं हम राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? विटामिन B2 को। अब B2 को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे होता है किलोसिस। किलोसिस का मतलब क्या होता है? त्वचा फटेगा, आंख एकदम लाल लाल हो जाएगा, आंख में एकदम लालीपन रहेगा, हमेशा लाल रहेगा और त्वचा फटने लगेगा। इसको अगर ये किसी को प्रॉब्लम है राइबोफ्लेविन का, तो आप मांस खाइए, पनीर खाइए, दूध खाइए, सोयाबीन खाइए, अंडा खाइए, है ना, उसके अलावा यकृत खाइए। तो ये सारे हैं विटामिन B2 के स्रोत। उसके अतिरिक्त आते हैं विटामिन B3 में। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। अब ये कमी से क्या होगा? पेलाग्रा रोग। ये भी एक त्वचा विकार ही है, इसको हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। कौन सा? 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। यीस्ट खाइए, मांस खाइए, हरी सब्जी, मांस, मछली, दूध। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर जगह यहाँ का क्या आ रहा है? दूध। लगभग जगह आपको दूध मिलेगा। दूध के अलावा आपको एक चीज़ हमेशा मिलेगा, सब्जी वाला टर्म, या फिर पनीर कह दीजिए, दूध से बने उत्पाद कह लीजिए आप, है ना। ये अगला है B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल B5, इससे होता है चर्म रोग। चर्म रोग देखिएगा बॉडी पे या कहीं निकल गया चर्म, बहुत तरह के होते हैं। वृद्धि में कमी होती है। अंडा, यकृत, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये हैं आपके B5 के स्रोत। B6 को क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपके भोजन में लौह तत्वों की कमी है तो आपको एनीमिया, खून की कमी या रक्त अल्पता होती है। लौह तत्वों की कमी से क्या होगा? एनीमिया, खून की कमी, रक्त अल्पता। ठीक, उसी तरह यहाँ भी रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता होगा विटामिन B6 से, जिसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। ये इंपॉर्टेंट है, B6 याद रखिएगा। चर्म रोग भी होगा और पेशीय ऐंठन, ये सब पूरा दर्द देने लगेगा। पेशीय ऐंठन ऐसे खूब अकड़ेगा, दर्द देगा। मांस खाइए, मछली खाइए, दूध खाइए, यकृत खाइए, यीस्ट, पालक, अनाज, इन सब का वो स्रोत है। ये किसका? विटामिन B6 का। विटामिन B7 को बोलते हैं विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं? विटामिन H भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। इससे होगा लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। शरीर में कभी दर्द हो, बाल गिर रहे हैं और लकवा जैसी संबंधित शिकायत आ रही है तो विटामिन B7 की कमी है। यानी आपको यकृत लेना चाहिए, मांस खाना चाहिए, मेवा बहुत इंपॉर्टेंट, ये खाइए, अखरोट खाइए, मूंगफली खाइए और चॉकलेट खाइए। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। एक बात और बताता हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट को इनमें से क्या चीज़ हमेशा खाना चाहिए? बताइए। इसमें से जितने भी चीज़ मैंने दिखाया हूँ, एक तो दूध हमेशा लीजिए। मान लीजिए अभी आप कोई दिल्ली में रहता हो, कोई कहीं रहता है, तो दूध तो मिलेगा नहीं, तो उसके जगह पे क्या खा सकते हैं? कोशिश कीजिए कि पनीर मिल जाए, लेकिन वो भी ढंग का, पता करना होगा, मिल सकता है। वो भी ना मिले तब क्या खाना चाहिए? अगर वो भी ना मिल रहा हो तो बस फिर याद रखिएगा, सदा खाएं अंकुरित अन्न, जीवन को रखे प्रसन्न। हमेशा अंकुरित अनाज खाइए।
आपको अवेलेबल हर जगह हो जाएगा चना, मूंग, ठीक, और उसमें कुछ बादाम दाना, मूंगफली का दाना या बादाम, बेस्ट होगा बादाम का दाना, बादाम जो बड़ा बड़ा वाला आता है ना 500-600 रुपये किलो जो बिकता है वो, ये तीनों मिलाइए। और नमक, मिर्चा, प्याज, सलाद ये सब भूल जाइए, ये सब तो खाइए ही मत, उसमें एक ही चीज़ खाइए, गुड़। गुड़ आपके पूरे सिस्टम को तंदुरुस्त करता है, याद रखिएगा। गुड़ एक औषधि के रूप में भी जाना जाता है, पता है कि नहीं? गुड़ एक औषधि के रूप में, प्राचीन काल में जब भारतीय समाज में लोग कहीं घरों में रिश्ता करने या फिर कहीं हितैषी करने जाते थे तो सबसे पहले प्लेट में गुड़ ही मिलता था, मीठा मूठी नहीं मिलता था। ये मीठा मीठी मिलने से ही हमारा बॉडी कभी गैस, कभी अकड़न, कभी जकड़न, कभी सिर दर्द, कभी टेंशन, कभी कुछ होते रहता है। क्यों? सब तो मिलावट का चीज़ है वो, ठीक है ना? तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो आपको ये खाना चाहिए। पहला चीज़ तो ये हो गया कि अंकुरित अनाज खाएं, उसके साथ गुड़ रखें, कोशिश करें कि गुड़ यूपी से ले जाएं, यूपी में तो बहुत गन्ने होते हैं, तो कोई गन्ने वाले से संपर्क करके ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या खाना चाहिए? थोड़ा सा अखरोट जरूर खाइए। अखरोट देखिए बुद्धि के, अखरोट को जब खोलिएगा ना तो एकदम माइंड का शेप का आपको दिखेगा, वो आपके माइंड को दुरुस्त करता है और आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी, चीज़ें बहुत जल्दी आप समझेंगे। रीजनिंग समझना है, अखरोट हमेशा खा रहे हैं और अंकुरित अनाज खा रहे हैं, फिर रीजनिंग का बाप भी आ जाएगा तब भी समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर? तो ये चीज़ें खाइए। अब आप शाम को निकले अकड़म बकड़म चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये क्या है? पेट में खराबी खाली करता है। ठीक है, कभी कभार खा लिए मन को भुलाने के लिए, बीमारियों का जड़ है, लेकिन कभी कभार खा लिए तो वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह समय नहीं खाना है, ठीक है ना? कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों से बचें। चलिए, विटामिन B7 समझ में आ गया। तो ये है आपका B7 के बाद B12, इसका भी एक फ़ोटो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए, स्क्रीनशॉट इसका भी एक बार ले लीजिए आप। अब देखिए विटामिन B12, इसको B12 मतलब लास्ट वाला विटामिन, साइनोकोबालामिन लंबा नाम होगा। विटामिन B12 मतलब 12 लंबा है, 1 2 3 ऐसे छोटा था, 12 बड़ा होगा, तो बड़ा नाम होगा साइनोकोबालामिन। जितना भी विटामिन B1 2 नाम था सब छोटा छोटा था, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन बड़ा नाम है। इसकी कमी से भी रक्त क्षीणता, एनीमिया होता है या रक्त अल्पता, ठीक। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी और पांडु रोग समझते हैं ना? पांडवों को हुआ था एक बार रोग, ये है ना, स्त्री के समक्ष नहीं जा सकते थे वो, पांडु रोग उसको बोलते हैं कि स्त्री के समक्ष आपको नहीं जाने हैं, ऐसा ही कुछ था, मुझे भी कहानी में यही पता चलता है। खैर वो अलग था, वो उनको श्राप मिला था, हाँ वो अलग था, ऐसा ही कुछ नहीं है। एनीमिया, तंत्रिका, अब देखिए तंत्रिका तंत्र में जब गड़बड़ी आ जाएगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या करना है आपको विटामिन B12 के लिए? मांस, कलेजी, अब कलेजी किसी व्यक्ति का नहीं निकाल लेना है, कलेजी कोई जीव का ही, मतलब जो भी खाते हैं वो समझ गए होंगे कलेजी क्या होता है। दूध, मछली, लीवर और अंडा, ये खाना चाहिए आपको। मांस तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ ना कि इसमें कॉमन एक है ना, अंडा, मांस, मछली, दूध, ये कॉमन है एकदम, मोस्टली जगह आपको ये मिलेंगे। तो जो शाकाहारी वो दूध लीजिए, जाहिर सी बात है, या दूध से बने कोई प्रोडक्ट्स लीजिए, उत्पाद लीजिए, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, है ना, ये लीजिए, बेटर है कि दूध ही लीजिए। और बाकी जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी में अगर स्टूडेंट हैं तो मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, अगर खाते भी हैं तो सबसे ज़्यादा मछली खाइएगा। अब मैं सबसे ज़्यादा का मतलब दिन भर में नहीं बोल रहा हूँ खाते रहिएगा, मतलब अगर मांस मछली खाते हो तो मछली को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी आँखों को इतना दुरुस्त बनाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो मतलब शाकाहारी हैं वो गाजर हमेशा खाइएगा, गाजर खाने से आपकी आंखें दुरुस्त रहेंगी। अच्छा, आमतौर पे देखा गया कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हाँ ठीक है, मैं तो बोला कि मिल्क इज़ द बेस्ट, दूध सबसे बढ़िया है, मैं तो बोला ही, मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस सब होते हैं, ओमनीवोरस वाले सब होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं कि सर्वाहारी होते हैं, और जो मांसाहारी उनकी बात मैं किया, शाकाहारी का ही बता दिया, सर्वाहारी तो सभी लेते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, तो खाने पीने का हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा अगर और इसमें लेना है तो वो लेना है पानी, बॉडी में जितना पानी डालिएगा उतना बेटर है। चलिए, सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक अम्ल, यहाँ पे स्कॉर्बिक अम्ल होगा, स्कॉर्बिक एसिड, इससे होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी होता है एक्चुअली क्या है? दांत आपका एकदम ढीला पड़ जाएगा, हिलने लगेगा, और मसूड़ा फूल जाएगा और खून निकलेगा। पायरिया रोग दूसरा है, स्कर्वी रोग दूसरा है।
पायरिया में केवल खून ब्लड आएगा, दांत भी कमज़ोर होते हैं। स्कर्वी देखिए इसलिए बोला है खट्टे फल खाइए। खट्टे फल में क्या होता है, नींबू अम्लीय होगा, ये सब आंवला संतरा ये सारे अम्लीय होंगे। उसके अलावा पपीता तो बहुत बढ़िया फल है, पपीता अगर खा रहे हैं हमेशा तो बहुत ही अच्छी बात है। टमाटर, अमरूद, ब्रोकली समझते हैं? अरे ब्रोकली वो होता है ना, ये गोभी देखे ना, गोभी फूल गोभी, तो एक हरे रंग की फूल गोभी पूरे हरे रंग की होती है, वही तो है ब्रोकली, उसी को बोलते हैं ब्रोकली, पालक। हाँ एक बात और, अगर गोभी, आप ब्रोकली बोलते हैं उसको, हरी वाली गोभी जिसको ब्रोकली कह रहे हैं आप, और एक होता है वाइट वाली गोभी, इन दोनों में सबसे बढ़िया जो होता है वो हरी वाली होती है, लेकिन उसको बहुत कम लोग खाते हैं, न के बराबर। जानते ही नहीं, पता ही नहीं तो क्या कहेंगे। पालक सबसे बढ़िया आयरन का स्रोत। महिलाओं को जो मासिक चक्र होते हैं उसके दौरान ब्लीडिंग होती है, उसके अलावा पुरुष से थोड़ा लगभग 1 लीटर कम ब्लड होता है उनमें। इसके अलावा महिलाओं में क्या होता है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन थोड़ा होता है ज़्यादा। इसके अलावा जब महिलाएं प्रेग्नेंट बनती हैं उस समय ब्लड की बहुत ज़रूरी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं में रक्तहीनता वाले शिकायत, एनीमिया वाली आती है, तो उनको सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए पालक। पालक तो एकदम नियमित आहार बना लीजिए। नियमित आहार जब पालक का टाइम है, खासकर ठंडी वाली टाइम, एकदम जम के पालक खाइए। उससे क्या होगा कि आपका पूरा लौह तत्व भर जाएगा बॉडी में और दिक्कत ही नहीं होगा आपको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको मासिक चक्र नहीं आएंगे, वो तो नेचुरली है, लेकिन जो ब्लड की कमी वाली बात होती है ना, वो नहीं होगी। कमी हो जाए तो फोलिक एसिड खाइए, आयरन की गोली खाइए। ज़्यादा क्यों होगा, नहीं होगा ना, ज़्यादा होगा तब भी दिक्कत है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग विटामिन डी, बहुत इंपॉर्टेंट, कैल्सीफेरॉल। इससे होता है रिकेट्स, जिसको बोलते हैं सूखा रोग। रिकेट्स तो होता है बच्चों में सूखा रोग, लेकिन एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में। अगर वयस्कों में सूखा रोग हुआ तो वो ऑस्टियोमेलेसिया, विटामिन डी की कमी से। सूर्य का प्रकाश लीजिए आप, सबसे सर्वोत्तम स्रोत। उसके अलावा मक्खन खाइए। कृष्ण जी बहुत माखन खाते थे, देखिए एकदम छरहरे बदन के थे, बहुत अच्छे थे। यकृत, अंडा, मछली, दूध, ये है आपका किसका स्रोत, विटामिन डी। अब क्वेश्चन अगर पूछना हो एग्जाम में तो ये थोड़े पूछेगा कि विटामिन डी का स्रोत बताइए सूर्य, वो ऑप्शन में सूर्य का प्रकाश रखेगा ही नहीं, रखेगा ये बताइए मक्खन में है, यस। अब मक्खन रख देगा, टमाटर रख देगा, तो टमाटर में थोड़े है, टमाटर में तो विटामिन सी मिलेगा आपको, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई को बोलते हैं टिकोफेरॉल। जनन शक्ति में कमी या जननांग कमजोर, यहाँ पे होगा क्या कि जनन शक्ति में कमी, जैसे मेल फीमेल जो है ना, दोनों में होगा, केवल फीमेल में नहीं, फीमेल दोनों में, जो उनका फर्टिलाइजेशन वाला प्रक्रम होता है वो बहुत ढीला हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा आपका। और इसको अगर ठीक करना है, मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, और सोयाबीन, गेहूँ, अंडे की जर्दी। अंडा का जर्दी समझते हैं, अंडा का पीला वाला भाग, वो जर्दी, वो खाने से बिल्कुल ठीक रहेगा। तो मूंगफली और बादाम, मूंगफली बादाम में अंतर है, समझ रहे हैं ना। मूंगफली वो जो ट्रेन में खाते हैं आप, और बादाम वो जो मैंने बोला कि कटोरी में भिगो लीजिए और खाइए सुबह सुबह, ठीक है। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन। इसमें क्या होगा कि अगर ये कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा हाथ यहाँ पे कट गया, यहाँ पे हाथ कट जाता है, हाथ कटने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। मैंने इसको ऐसे दबा दिया तो ब्लीडिंग वो रुक जाएगा। इसको मैं कितना देर दबाऊंगा, लगभग 2 मिनट 1 मिनट। इसके बाद जब छोड़ूंगा फिर से एकदम धारा प्रवाह ब्लीडिंग हो रहा है, दैट मीन्स मेरे बॉडी में विटामिन के की कमी है। यानी हमारे लीवर में प्रोथ्रोम्बिन जो ये प्रोटीन है वो नहीं बन पा रहा है। लीवर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनाता है, वो नहीं बन रहा है। विटामिन के अगर होगा हमारे में तो जैसे ही कटा, ऐसे दबाया, कुछ देर छोड़ दिया तो वो फिर रुक जाएगा। जैसे इंजेक्शन लेते हैं आप हाथों में, तो ऐसे इंजेक्शन लेने के बाद एक रुई देके ऐसे रखते हैं। क्यों रखते हैं, ऐसे ही रख लीजिए, क्योंकि वो थक्का बनाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। विटामिन के तुरंत एक्टिव नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा हो सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी है, टाइम लेगा। तो वो यहाँ से बोलता है संवेदी अंग कि देखो विटामिन के जागो, इसका हाथ में सुई भोंकाया है, सुई भोंका है डॉक्टर, जाग जाओ। तो विटामिन के जाग के स्रावित होता है। अब विटामिन स्रावित तो उतना देर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, आया, अब छोड़े, ठीक हो गया। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो फिर वो खून बंद होगा ही नहीं, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे टोटली विटामिन, समझ में आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मज़ा आ गया आज, अच्छा। आप लोग कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दुख हो, दर्द हो, बॉडी पेन हो तो बताएं।
जिसको बॉडी पेन हो वो एक क्लास में आए, एक आध दिन मेरे क्लास में, यहाँ बॉडी पेन नहीं होगा। अच्छा, नहीं वो दुखड़े नहीं रोने हैं यहाँ मेरे क्लास में, वो सब नहीं चलेगा। बाकी आप प्रॉब्लम है कुछ पूछिए, कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, है ना। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो पूछिए, बाकी समस्या वैसे समस्या गिनना थोड़े है। अच्छा, सब ठीक है, चलिए ओके। अब आते हैं लघु खनिज में। खनिज दो प्रकार के होंगे, लघु और वृहद खनिज, ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम का काम क्या है ना। कैल्शियम का काम है, देखिए कैल्शियम का काम है दांत और हड्डी की रचना करना, तंत्रिकाओं और पेशियों में काम आता है आपका कैल्शियम। और कैल्शियम अगर मैं बोलूँ, ये बोलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो काम देखा गया है हड्डी और दांतों की संरचना में कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डी बिल्कुल कमज़ोर पड़ते हैं। और मैं आपको बताया था कि कैल्शियम अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए हड्डियों में तो क्या हो जाएगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। कारण क्या है, कैल्शियम जो हड्डियों में कैल्शियम है वो स्रावित होने लगेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। हम बोले ना कि आपका बॉडी कुछ भी ऐसा अल्टर पल्टर चीज़ नहीं लेता है, वो वही लेता है जो उसको ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम है, दूध पनीर खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, हरी सब्जी खाइए, फलियों में भी कैल्शियम होता है, ठीक है, फलियाँ समझते हैं ना, ठीक है, वेरी गुड। अनाज, अंडा, मछली, इन सब में कैल्शियम मिलेगा, ठीक। अब इसकी कमी से क्या होगा, दांत, हड्डी और शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस का काम क्या होता है। फास्फोरस का काम ये होगा, दूध, अब देखिए इसका काम क्या होगा, सॉरी, दांत और हड्डी की रचना। मैंने बोला था कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है दांतों और हड्डियों में। अम्ल क्षार संतुलन, अब देखिए फास्फोरस क्या होता है, अम्ल और क्षार का बॉडी में संतुलन करता है। अम्ल अगर बढ़ रहा है तो कंट्रोल, क्षार बढ़ रहा है कंट्रोल, मतलब बैलेंस करके रखना। एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का ये घटक होता है, कौन, फास्फोरस, वेरी गुड। दांत हड्डी कमजोर होगा, शरीर की वृद्धि और कार्य की अवरुद्ध होगा, इससे भी ये भी याद रखिएगा। स्रोत में क्या होगा, दूध, मांस, अनाज, अंडे, मछली, मोस्टली वही है, लेकिन आपको एक बार दिमाग में ये सब रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। चलिए लघु खनिज स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आता है गंधक, सल्फर। अंडे, मांस, पनीर, मछली, सेम तो सबको पता होगा, ब्रोकली, गोभी, सलजम, इन सब में होता है गंधक, सल्फर। इसकी कमी से क्या होगा, प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपचय की गड़बड़ियाँ। अगर गंधक कमी है, गंधक यानी सल्फर की बॉडी में कमी है तो प्रोटीन में कमी आने लगी, और प्रोटीन में कमी आएगी तो समझ लीजिए दिक्कत होगा आपको। कई एमिनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स और जो घटन है इसके कैरोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। कैरोटीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एमिनो अम्ल अगर दिक्कत है, एमिनो अम्ल नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स प्रोटीन में गड़बड़ी है। मैंने क्या बताया कि जहाँ पे टोटली अमीनो अम्ल है वो कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे सोयाबीन, तो अमीनो अम्ल सब सारे होते हैं उसमें। पोटेशियम का काम क्या है, पोटेशियम का काम है अम्ल क्षार का संतुलन। इसका भी पोटेशियम फास्फोरस दोनों का अम्ल क्षार का संतुलन। जल संतुलन हमारे बॉडी में 65% है। मान लीजिए जल, एक बाल्टी पी गए पानी, तो बोलेगा बॉडी कैसे निकाले इसको, तो बॉडी क्या करेगा, तंत्रिका तंत्र कहेगा, मतलब यहाँ जो गया है आपका ये तंत्रिका तंत्र कहेगा ये बॉडी को, देखो ठीक नहीं किया तुम, आज निकल जाओ मेरे रास्ते से, तो पानी सब निकलेगा कहाँ से, मूत्र मार्ग से बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, सारा निकलेगा। 5-5 मिनट में आपको दौड़ाएगा। एक बाल्टी पानी मान लीजिए पी गए तो 5-5 मिनट में दौड़ाएगा और बोलेगा तुमने आज नाइंसाफ़ी की मेरे साथ, प्रकृति विरुद्ध काम किया तुमने, तो ये कराएगा। तो एक तो ये होता है। उसके अलावा तंत्रिकाओं और पेशियों की कार्यकी और हृदय स्पंदन में भी ये हार्ट जो बीट होता है उसमें भी ये मदद करता है। इसकी कमी होगी तो निम्न रक्तचाप होगा, यानी लो ब्लड प्रेशर, और पेशियों की दुर्बलता और अपंगता भी कभी कभी देखा गया है। ठीक है, ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन का काम क्या है, देखिए क्लोरीन कभी कभी देखे हैं आप आमतौर पर, जैसे कुआं है, कुआं भारत में जो सबसे पुरानी पद्धति है सिंचाई की वो कुआं ही होती थी। ठीक है, कुआं, तो कुआं में देखिएगा कि कभी कभी क्या होता था कि कुआं में कीड़े पड़ जाते थे, उसमें क्या डालते थे, क्लोरीन, यही क्लोरीन डालते थे। खाने वाला नमक जैसा अम्ल क्षार संतुलन और जल संतुलन बनाए रखता है। भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन और थकावट। भूख की कमी माने भूखे नहीं लगेगा आपको, पेशी ये उठाएगा और थकावट जैसा फील होगा। सोडियम खाने वाला नमक जिसको बोलते हैं NaCl, ठीक। अम्ल क्षार का संतुलन,
अम्ल क्षार, नमक जब बॉडी में गया अम्ल क्षार का संतुलन बनाया, जल संतुलन और हृदय स्पंदन। इसकी कमी से, सोडियम की कमी से निम्न रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों में थकावट और ऐंठन, ये सब होगा। मैग्नीशियम का काम क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दांत और हड्डी की रचना मैग्नीशियम यहाँ पे, ठीक। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र की कार्यकी पर यह प्रभाव डालता है। कमी से क्या होगा? उपचयी अभिक्रिया की अनियमितता से बहुत सारे तंत्रिका तंत्र वाले फंक्शन आपके काम नहीं करेंगे। दूध लीजिए, साबुन लीजिए, साबुत है यहाँ पे, साबुत लीजिए, अनाज लीजिए, साबुन नहीं लेना है, साबुत, मछली, मांस, हरी सब्जी, ये सब खाइए तो मैग्नीशियम आपको प्रचुर मात्रा में मिलते रहेंगे। तो ये क्या थे? लघु पोषक तत्व थे, लघु खनिज थे। अब ये है क्या है? ये अल्प खनिज। अब ट्रेस मिनरल्स देखिए, थोड़े थोड़े मात्रा में हमको ये भी चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े मात्रा में ये नहीं मिलेंगे तब भी दिक्कत है। जैसे आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है, ग्वाइटर या घेंगा या गलगंड रोग, तीनों नाम है। बुद्धिहीनता इसी को बोलते हैं, मंद शारीरिक विकास, थोड़ा कम काम करेगा आपका। और ज़्यादा अगर आयोडीन भी खा रहे हैं, ज़्यादा नमक, तो चिड़चिड़ापन होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक होता है आयोडीन। आपको मैंने कल बताया था थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे है, इसका मतलब घटक होता है आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर ठीक से निकास नहीं होगा तो फिर यहाँ थायरॉक्सिन बढ़ जाएगा गले में, ये वाला पार्ट, और ये फूल जाएगा, उसी को बोलते हैं ये घेंगा रोग। दूध, अंडा ये खाइए, समुद्री भोजन जो है, और आयोडीन युक्त नमक। समुद्री भोजन जैसे समुद्र में पाए जाने वाले कुछ जीव है, उनको खा लिए, तो वो भी तो वही पानी पी रहे हैं ना, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली आयोडीन गया है, तो वो सारा चीज़ खाने से भी आपका ठीक रहेगा। लौह, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लौह कहाँ मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट लौह तत्व अगर मिलेगा तो वो होगा पालक में। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक, ऑक्सीजन का परिवहन करता है लौह तत्व। इसी लौह तत्व की कमी से होता है एनीमिया या रक्ताल्पता। और अगर एनीमिया यानी खून की कमी हुई तो आपके बॉडी में सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? धीमा। 5 उंगली है मेरे हाथ में, 5 उंगली से मैं जितना स्पीड में काम करूंगा, क्या 3 उंगली से कर पाऊंगा? नहीं। तो आपके बॉडी में मान लीजिए 5.5 लीटर ब्लड है, महिलाओं में मान लीजिए वही 4.5 लीटर के आसपास समझ लीजिए, 4.5 लीटर से घट के 3.5 लीटर हो गया, तो 4.5 लीटर जितने ऑक्सीजन को खींच के ला रहे थे 3.5 लीटर ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे, तो ऑक्सीजन का परिवहन में गड़बड़ हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षीणता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाता है, ये सारे काम होते हैं। जिंक यानी जस्ता, साबुत अनाज, दूध, मांस, अंडा, समुद्री भोजन खाइए तो जिंक मिलेगा। सामान्य वृद्धि, जननांगों का विकास, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, घावों को भरने प्रतिरोधी क्षमता का विकास, जिंक बहुत आवश्यक है। यानी जस्ता से क्या होगा कि आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, जननांगों का विकास करेगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करेगा। जैसे आप प्रोटीन लिए, इसका संश्लेषण नहीं हो पाएगा, जिंक की कमी रहेगी, तो इससे कमी से क्या होगा? जनन क्षमता का क्षय होगा, भूख की कमी हो जाएगी, खुरदरी त्वचा हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, और सुरक्षा तंत्र आपका दुर्बल हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाएगा। तांबा इसके कारण से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, रुधिर क्षीणता, ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता, और बालों का रूखा पड़ना। जिसको नहीं बोलते बाल रूखा है, तो आप कौन कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? तो शैम्पू में कुछ पार्ट होते हैं तांबा वाले, वही ठीक करते हैं ऊपर से। वो तो ऊपर से ठीक किया, उस बाल को आप कटवा दीजिए, फिर से आपका अंदर से वैसा ही हो जाएगा, बस वही काम है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सहघटक है। लौह उपापचय संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों का विकास करता है, त्वचा में मेलानिन पिगमेंट का निर्माण करता है। तो रुधिर वाहिनियों का ये विकास करेगा ताकि आपका रुधिर क्षीणता वगैरह नहीं होए। खाना है इसके लिए क्या? तो मांस खाइए, मेवा खाइए, फलियां खाइए, हरी सब्जी, समुद्री भोजन, अंडा, मछली, बीज, पोस्ता और सूरजमुखी, ये सारे खाइए तो आपका ये सब ठीक ठाक रहेगा। उसके अलावा है मैगजीन। अब मैगजीन को देखिएगा, मैगजीन के कारण क्या होगा? उपास्थि, अस्थि और संयोजी ऊतकों की वृद्धि में अनियमितता। जैसे आपका कार्टिलेज था, बोन था, उसमें जो वृद्धि होनी थी उसमें अनियमितता हो जाएगी, मतलब कंप्लीटली वृद्धि नहीं हो पाएगी, गड़बड़ियाँ होने लगेंगी। इसमें क्या होता है कि यूरिया संश्लेषण तथा फॉस्फेट। अब यूरिया संश्लेषण कहाँ होगा? हड्डियों में होता है ना यूरिया संश्लेषण, हड्डियों में नहीं होगा। यूरिया संश्लेषण कहाँ होगा? अरे यूरिया संश्लेषण यही तो होगा आगे चल के। यूरिया किसमें कन्वर्ट होता है? यूरिन में। स्क्रीनशॉट पीछे का भी नहीं दिया आप। अच्छा दे देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, इसके बाद दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। आप अभी आए क्या? नीरज कुमार,
देख लीजिए, यूरिया संश्लेषण और फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का सहघटक घावों को भरने का काम करता है और अस्थियों का विकास। अस्थि उपास्थि को ठीक से रखना है, उसका विकास करना है, तो क्या लीजिएगा आप अपने ये अपने खाने में मैग्नीज ऑटोमेटिकली ये मिलता है। मेवा अगर ऑटोमेटिकली बॉडी में नहीं है, कमी है, तो आप क्या लीजिएगा, मेवा लीजिए, साबुत लीजिए, अनाज लीजिए, हरी सब्जी, चाय, फल, अनानास, बीन्स। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, इसमें ऐसा नहीं कि एकदम खींच के खा लेना है। चाय मैंने बोला तो दिन भर चाय नहीं पीते रहना है ना। अच्छा ठीक है, 2 नहीं लिए अभी दे देता हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए। कोबाल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस कोबाल्ट की कमी से एनीमिया रोग होता है। कोबाल्ट की कमी नहीं होने देना है। और मस्तिष्क संबंधी विकार, कहा गया है कि जिसके बॉडी में ब्लड थोड़ा कम होता है उसका माइंड ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो विकार तो आना स्वाभाविक सी बात है। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक सबसे इंपॉर्टेंट कोबाल्ट, याद रखिएगा। और ये लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, ये भी याद रखिएगा। कोबाल्ट कहाँ मिलेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप, पालक। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर, मांस और यकृत, है ना। चलिए, ये सेलेनियम तो छोड़ दीजिए, क्रोमियम उतना इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्रोमियम देख लेते हैं। क्रोमियम में क्या है, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ। ग्लूकोज उपापचय ये होना चाहिए ना मेटाबॉलिज्म, नहीं तो फिर ऊर्जा उत्पादन होगा नहीं ठीक से। तो यहाँ ग्लूकोज तथा अपचयी उपापचय जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन के सामान्य कार्य हेतु ये जरूरी होता है। कौन सा, क्रोमियम। कैसे मिलेगा, यीस्ट से मिलेगा, समुद्री भोजन से मिलेगा, कुछ कुछ सब्जियों में मिलेगा, मांस, यकृत, मेवा, साबुत अनाज, इन सब से मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप। चलिए खींचिए, पहले इसका ले लीजिए आप। अब मैं बैक करता हूं, बैक का ले लीजिए ये। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक और बाकी होगा तो इसका भी ले लीजिए। एक और बाकी है, इसका भी ले लीजिए आप। अब लगता है कि हो जाएगा, है ना, यहाँ तक हो जाएगा आपका। हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, मॉलिब्डेनम, ये इंपॉर्टेंट है। मॉलिब्डेनम, ये ध्यान दीजिए क्या करता है। मॉलिब्डेनम का इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए, ये कुछ एंजाइमों का सहघटक और उन्हें सक्रिय करता है। अब ये करता क्या है, नाइट्रोजनीय जो अपजात हैं उन पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता बना देता है। तो नाइट्रोजनीय जो पदार्थ हैं उनको निकालने में कौन मदद करेगा, मॉलिब्डेनम। ये कहाँ मिलेगा, एंजाइमों का ये सहघटक है, एंजाइमों का सहघटक है और उन्हें सक्रिय, एंजाइमों को एक्टिव करता है। एंजाइम को एक्टिव करेगा नहीं तो एंजाइम आपके बॉडी में पाचक रस नहीं बनाएंगे, वो दिक्कत हो जाएगा। नहीं हुआ है अभी तक, कैसे ले रहे हैं आप, अभी सारा तो दे दिया मैंने। चलिए अब ध्यान दीजिए, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, हड्डी और दांत की सुरक्षा प्रदान करवाता है। फ्लोरीन का काम क्या है, हड्डी और दांतों की सुरक्षा प्रदान कराना। दांत की दुर्बलता और अधिकता से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये एक होता है जल, फ्लोरिडेटेड जल, यानी ये पेयजल है पीने वाला। चाय, समुद्री भोजन, या समुद्री भोजन में मछली पकड़ के लाइए समुद्र में और उसको खा लीजिए, अच्छा हो जाएगा। एक दिन खाने से ठीक नहीं होगा, ये भी याद रखिए। विटामिन तो पढ़ चुके हैं ना, हाँ विटामिन हो चुका ऑलरेडी। अब बचा क्या है, हाँ एक चीज़ और बताना था मुझे। अब देखिए यहाँ पे विटामिन संबंधी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक दिन मैंने, मेरे ख्याल से लगता है कि मैंने एक दिन बताया है ना। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। देखिए भूमिका चावला, मैंने क्या बोला था, भूमिका चावला जो हीरोइन है वो डेली जल में नहाती, बताया था ऐसा, बताया था ना। तो बस वही चीज़ है। एक बार बता देता हूँ फिर से, 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। मतलब भूमिका चावला जो हीरोइन है, अब हीरोइन लोग का काम क्या है, दिन भर नहाते रहना, उन लोग को तो पढ़ना लिखना है नहीं। तो हीरोइन लोग का काम क्या है, नहा के और क्रीम पाउडर लगाते रहना ताकि वो चमकती रहीं, वही तो स्क्रीन पे दिखती है। तो भूमिका चावला जो है वो डेली जल में नहाती हैं। कौन, भूमिका चावला।
भूमिका चावला इतनी गोरी कैसे हैं? तो ये कहाँ नहाती है? जल में नहाती है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि ज़्यादा वसा मत खाइएगा, वसा खाने से आपके बॉडी में फैट जमता है, यानी लिपिड बनता है, और लिपिड अगर बनेगा तब दिक्कत हो जाएगा। तो आपको वसा मतलब समझिए फैट, आपको ज़्यादा मोटा नहीं होना है मेरे अकॉर्डिंग। तो वसा आप कभी भी अधिक मत लीजिएगा, अधिक नहीं लेना है। और अधिक कैसे लिखते हैं? ADE के अधिक, बस। तो विटामिन ADE के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। बस यही बातें याद रखनी थी आपको। ओके, तो ये बातें हो गई। उसके अलावा आपका हो गया ख़त्म, कुछ नहीं है ना। उसके अलावा आपका ये हो गया पोषण का पार्ट पूरा। अब बचता है आपका रोग। एक आपको समझा देता हूँ वो वाला, आज फोटो, ये क्या नाम है उसका, क्या बोला था? ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझा दूँ आज? ग्रीन हाउस इफेक्ट समझेंगे? वही समझाएं या पादप हार्मोन पढ़ाऊँ? जो मर्जी बताइए फटाफट। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा आज आप लोगों से, है ना। आज पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही दिखाता हूं, है ना। सबसे पहले मुझे एक फिगर बनाने दीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। लाल कलर दिखता है इसमें? ठीक है, लाल कलर ज़्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ा सा देखना है। यह है हमारे भगवान सूर्य, यह सन, ठीक। यह है ओजोन, ओजोन O3 जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। O3, ठीक दिख रहा है। चलिए, यह है हानिकारक पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें हैं? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट। तो ये AV लिख दिया, मतलब हानिकारक पराबैंगनी किरणें ये पृथ्वी पर आएंगी। एक चीज़ और आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको यहाँ भी समझ में आ जाए। हमारे पृथ्वी में 5 मंडल हैं, ठीक। हमारे पृथ्वी पर कितनी मंडल हैं? 5 मंडलें हैं। कौन कौन से मंडल है? तो नीचे तो है आपका ट्रोपोस्फियर, मतलब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यहाँ कौन है? समताप मंडल। यहाँ कौन सा है? मध्य मंडल। यहाँ कौन सा है? आयन मंडल। और यहाँ कौन सा है? बहिर्मंडल। अब ऐसा मत कहिए कि सर भूगोल में जा रहे हैं। इंटरलिंक करके मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता है, तो आपको बढ़िया से समझना है। दिमाग ये नहीं लगाना है कि भूगोल और ज्योग्राफी नहीं करना है। क्षोभ मंडल को देखिए, इसको भी याद मैं करा देता हूँ। देखिए इसको कैसे याद करना है, बस ऐसे याद कीजिएगा। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास। में आयो, विश्वास में कोई आएगा वो X आएगा, विश्वास में आयो X याद रखिएगा। देखिए ट्रस्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ? TR फिर ST, मतलब एक छोटा एक बड़ा लिखना है, एक छोटा एक बड़ा। में आयो एक छोटा एक बड़ा लिखना है, और X को EX लिखिए, बात बराबर है। ट्रस्ट में आयो X, ये याद रखना है। TR मतलब होगा ट्रोपोस्फियर। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ट्रोपोस्फियर, स्फीयर लगा लीजिएगा आगे क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है। ये होगा स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक। ये होगा मेसोस्फियर, मेजोस्फियर या मेसोस्फियर कहिए। ये होगा आइनोस्फियर, और ये होगा एक्जोस्फियर, ठीक। सब में फियर लगा लीजिए। तो जो हमारे आसपास की वातावरण है उनको जो वायुमंडल बोला गया है, उस वायुमंडल में 5 परतें हैं। क्रमानुसार नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है ट्रस्ट में आयो X, ट्रस्ट TR मतलब ट्रोपोस्फियर। अब देखिए एक तो ये वाला याद रखना है आपको, फर्स्ट वाला, और एक ये लास्ट वाला। तो एग्जिट मतलब होता है बाहर, X मतलब बाहर, X मतलब बाहर, ठीक। एक ही याद रखना है ट्रस्ट। S मतलब स, S वर्ड जब लिखते हैं इंग्लिश का तो वो आता है स, मतलब स्ट्रेटोस्फियर होगा समताप मंडल S। M मतलब माँ, मिजोस्फियर इसको बोलेंगे। I मतलब आ रहा है ना वर्ड, आई, तो
तो आई मतलब आ, और एग्जिट मतलब होता है बाहर, तो बचा क्या, ट्रोपोस्फियर, टीआर मतलब क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेसोस्फियर मध्यमंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल, ये 5 मंडलें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ से इंटरलिंक करना है हमको वो बताना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं, ठीक, धूल, आंधी, तूफान, बवंडर, हवा, वर्षा, सारा कुछ होगा, मेघ बादल सब यहीं बनेंगे, माउंट एवरेस्ट भी यहीं है, इसी में है, तो सारे कुछ यहीं होंगे। 2 तरह के प्लेन उड़ते हैं, मतलब 2 तरह के ऊपर वाले उड़ते हैं, ऊपर में 2 तरह के, एक तो होगा एरोप्लेन, एक होगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो क्षोभ मंडल में उड़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आमतौर पे क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मतलब जो सबसे ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, गोला सा बड़ा सा रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो हेलीकॉप्टर। लेकिन एरोप्लेन जो जिस पे आप एयर इंडिया वगैरह हो गया, एरोप्लेन जब भी उड़ेगा समताप, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, ताप माने टेम्परेचर, यहाँ तापमान एकदम समान रहता है, यहीं पे आपका एरोप्लेन उड़ते हैं, एरोप्लेन। इसके अलावा ओजोन परत यहीं पाया जाता है, ओजोन परत। ओजोन परत वैसे बोला जाता है कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच, लेकिन उसका देखा गया 50 किलोमीटर तक, 15 से 35 तक एकदम सघन रूप में है, और 50 किलोमीटर तक थोड़ा कम होते हैं, तो यहाँ पाया जाता है। खैर इस पर पूरा डिटेल नहीं कर रहे हैं, हम यही बता रहे हैं, समताप मंडल यहाँ प्लेन उड़ेंगे। दूसरी बात, क्यों उड़ेगा, तापमान समान है, और वहाँ वर्षा से उनको उतना, वर्षा तो नीचे होगा, कभी कभी देखिएगा बारिश में भी प्लेन उड़ जाता है, उड़ता रहता है ना, एकदम अंधकार नीचे किया, ऊपर प्लेन उड़ रहा है, कभी कभी देखिएगा होता है ऐसा। ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ है, समताप मंडल में। मध्य मंडल में कुछ मत याद कीजिए, आयन मंडल में जो हम मोबाइल चला रहे हैं, नेटवर्क, टीवी, रेडियो, फोन जो भी है, ये यहाँ आयन मंडल में क्या लगा है, लघु दीर्घ रेडियो तरंगे लगी हुई हैं, ठीक है ना, 3-4 प्रकार की परतें होती हैं यहाँ। और बहिमंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित कीजिए, छोड़ दीजिए उसको, हटाइए, इतनी बातें हो गई, भूल जाइए। अब केवल एक चीज़ यहाँ से उठाइएगा, ओजोन परत। ओजोन परत को हम बोलते हैं O3। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है ओजोन परत। एक फंडा मैं आपको और बताता हूं, मैं आपको आज पढ़ाया पोषण, और अब घर से माँ कसम खा के आए, बहन कसम खा के आए, जो भी कसम खा के आए, मतलब कसम खा लिए कि आज मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप पोषण को लिए अपने अंदर, आपने पोषण को अपने अंदर लिया, नहीं लिया। लेकिन यहां प्रकृति में देखिएगा क्या होगा, किसी भी चीज को लेना देना उनके ऊपर निर्भर करता है। आपको मैं जो ज्ञान दे रहा हूं आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी भी चीज का परत अगर पतला है, देखिए इतना पतला, तो उस पर पानी जब डालिएगा तो कम रुकेगा, और यही परत मैं इतना मोटा कर दूं तो ज़्यादा रुकेगा, यही परत इतना मोटा होगा तो और ज़्यादा रुकेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं सामने, मान लीजिए एक रुमाल है, इतनी पतली रुमाल है, इस पर पानी डालेंगे, कितना पानी आएगा, मोस्टली एक चुल्लू भर पानी इसमें आएगा, भीग जाएगा। इससे ज़्यादा पानी डालिएगा तो ये टपकने लगेगा। यही रुमाल अगर मैं इतना मोटा कर दूं तो इसमें 1 जग पानी समाहित हो जाएगा। तो जो भी परतें हैं यहाँ पे, अगर वो मोटी होंगी तो वो ज़्यादा अवशोषण करेंगी। मैं यही बात बता रहा हूँ, परतें अगर मोटी है तो ज़्यादा अवशोषण करेंगी, परतें अगर मोटी है तो ज़्यादा अवशोषण करेगी, परतें अगर मतलब कम मोटी है तो कम अवशोषण करेंगी। ठीक, उसके लिए कारक बताता हूँ। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता कौन है, ओजोन परत। ओजोन परत को प्रभावित कौन कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता कैसे है तो देख लीजिए कैसे बनता है। आज मैं दिखाता हूं कहानी इनका थोड़ा। पहला तो एसी, एयर कंडीशनर से निकलने वाले जो गैस है, कभी आप देखिएगा कि एसी, अब मैं माफ़ी चाहता हूं इसके लिए कि मैंने आपको कसम की बात मैंने कर दी है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एसी जो एयर कंडीशनर होता है वो आपको बहुत ठंडा हवा देगा, बड़ा सुकून लगता है। ट्रेन में बैठे एसी चला दो, कार में बैठे एसी चला दो, घर में बैठे एसी चला दो, लेकिन उससे एक और निकलता है, उससे गर्म हवा। वो कहाँ जा रहा है, वायुमंडल। क्या होगा, गर्म होगा। दूसरा है फ्रिज, जिसको बोलते हैं आप रेफ्रिजरेटर। ठीक, इससे क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, तीसरा है आपका स्प्रे, बहुत सारी स्प्रे होती हैं वो। और चौथा है एक जेट विमान, सुना होगा आपने, जेट विमान। जेट विमान बहुत आवाज़ करता है, बहुत बुरी मतलब धुआं छोड़ता है वो, और जेट विमान से निकलने वाली जो धुआं होती हैं, धुआं,
उनसे भी निकलता है आपका CFC बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ओजोन का दुश्मन। ये ओजोन परत को क्या करेगा, मान लिया जाए ओजोन परत इतना था मोटा, इतना मोटा था, तो जैसे जैसे CFC इस पे प्रहार करेगा ये धीरे धीरे पतला होगा। और मैंने क्या बताया कि जितना पतला चीज़ होगा वो कम अवशोषण करेगा, मोटा वाला ज़्यादा अवशोषण करेगा। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित ओजोन परत करता है। और ध्यान दीजिएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम? यही है डेट ना, विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा 16 सितंबर। वाह, वेरी गुड। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में भी रुक जाइए थोड़ा सा, अभी चलेंगे, थोड़ा आराम से समझिए, बकाना नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, तरीके से समझिए, आपको याद हो जाएगा एकदम। ये चीज़ याद कीजिए, 1 नंबर फिक्स हो गया आपका। फिर 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ओजोन तक हम पहुँचे हैं। प्यारा धरती है यहाँ पे, ये देखिए धरती के कितने पार्ट, धरती के खरबूजे की तरह काटिएगा तो 3 पार्ट। यह है धरती, ऊपर में क्या है, क्रस्ट, सियाल है, हाँ ठीक है, वो भी आप बोल रहे थे। ये क्या है, मेंटल, और ये क्या है, कोर। इसको बोलते हैं भूपर पट्टी, इसको बोलते हैं अनुपटल, इसको बोलते हैं भूप्रभार या भूक्रोड। ठीक, 3 पार्ट हैं। तो हम लोग चलिए ऊपरी पार्ट पे रह रहे हैं, मानव जीवन यहाँ रह रहा है पृथ्वी के ऊपरी पार्ट पे। ठीक, पृथ्वी के ऊपरी पार्ट पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। अभी PSC वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आपके भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाया था कि भूमंडलीय तापन का क्या मतलब प्रभाव, ये क्या कारण रहा है। अब देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, ये मैं परत एक बना दे रहा हूँ। कारण क्या है कि मैं एक परत बनाता हूँ, इसकी इसलिए बनाता हूँ, बताता हूँ क्यों परत बना रहा हूँ। पहले तो ये समझिए कि इतनी मोटी परत है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचुरली लगा है, हम लोग को नहीं लगाना है। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव यहाँ नेचुरली लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे हमारे वायुमंडल में ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा दूं, इस वाले को मिटा देता हूं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए हमारे वायुमंडल में 4 प्रकार की गैसें जो मुख्य रूप से हैं, कौन कौन है। पहला गैस जो कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना % है, चलिए वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना % है, और आर्गन कितना % है, 0.93%। और CO2 कितना % है, 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। ठीक, अब देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, गर्मी को बढ़ाना। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, गर्मी को बढ़ाना। सर आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? अरे आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, प्रेक्षित, आपको कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगने लगा ना कि बायोलॉजी पढ़ाते कहाँ चले गए। मैं पहले ही ये चीज़ बोल चुका हूँ कि ये इंटरलिंक करके ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। कहिए तो मैं रोक देता हूँ, कोई परेशानी है तो बताएं। मैं आपके एग्ज़ाम के हित को ध्यान में रख के ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कम से कम आपका यहाँ से बन जाए, है ना। वैसे आपका जवाब दूंगा बाद में मैं, ठीक है। चलिए अब समझिए हरित गृह प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस हरित गृह प्रभाव में जो सबसे उत्तरदायी भूमिका निभाता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इस हरित गृह प्रभाव में क्या होता है, मीथेन CH4। इसके अलावा इस हरित गृह प्रभाव में और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपका होता है मीथेन, धरातलीय ओजोन। धरातलीय मतलब धरातल पे जो ओजोन है। उसके अलावा आपका क्या होगा, कुछ पार्ट होता है CFC का। उसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक, मेनली आपको याद रहा। इसके अलावा होता है आपका वाटर वेपर, W भी लिख दिया मैं, वाटर वेपर मतलब जल वाष्प, जल वाष्प, ये बातें याद रखिएगा। ठीक, हरित गृह प्रभाव अगर पृथ्वी पर मान लिया जाए नहीं लगा होता तब क्या होता, उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए फंडा मैंने क्या बताया कि आपको मैं कुछ दे रहा हूं, आप कसम खा के बैठे हो कि मुझे नहीं लेने हैं, नहीं लीजिएगा आप।
लेकिन आपके पास लेने का फंडा, मान लीजिए आपके पास एक झोला है, उसमें 10 किलो रखने का जगह है, मैं आपको 12 किलो दे रहा हूं, तो रखिएगा, तो 2 किलो क्या कीजिएगा, वापस कर दीजिएगा मुझे। ठीक उसी तरह जितना मोटा परत होगा उतना ही सूर्य का हीट को रखेगा और उतना ही यहाँ पे प्रभाव होगा। मान लीजिए हीट यहाँ से कुछ धरती पे हीट आता है, मान लीजिए सूरज का हीट आता है धरती पे कि नहीं आता है, आता है, वायुमंडल भी गर्म है, तो चलिए वायुमंडल की गर्मी, सूरज की गर्मी, हीट यहाँ पे आई और देखी कि ये तो इतना ही मोटा है, तो यहाँ लगभग 35% हीट रुका और 65% अगेन वापस चला गया, कहाँ, अगेन वापस वायुमंडल में भाग गया। 30% हीट रुका लगभग, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लगभग 30% हीट यहाँ रुका, 60% भाग गया वायुमंडल में। क्या होगा उस दिन, जिस दिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उल्टा हो जाएगा, 65 रुकेगा और 35% वापस जाएगा। उस दिन आपके बॉडी का टेम्परेचर, सॉरी, पृथ्वी का टेम्परेचर 45-48 डिग्री ना होकर सीधे 60-70 डिग्री हो जाएगा, झुलस जाइएगा। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पर प्रभाव करने के लिए अगर मैं बोलूं नेचुरली, तो एक चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मानवों का गलत बिहेवियर। मानवों का एक बहुत बड़ी गलती, पेड़ों का काटना। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अगर उत्तरदायी गैस अगर पूछेगा तो CO2, लेकिन अगर पूछा कि मानव जनित उत्तरदायी कारक तो सीधे बोलिएगा कि पेड़ों का कटना। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, पेड़ों का काटना। मनुष्य इतना स्वार्थी, इतना लालची, इतना दम्भी इंसान होता है, मतलब इतना दम्भी होता है कि उसके जैसा तो कोई धरती पे इंसान ही नहीं है। अपने लालच, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रकृति के साथ इतने खिलवाड़ करता है कि आज ये वैश्विक मुद्दा बन चुका है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब समझिए इसको। तो मेरे कहने का मतलब कि सूर्य से आने वाली ओजोन पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है। अगर ये हानिकारक पराबैंगनी हमारे धरती पे आ जाए तो पहले तो जानवरों में हड़कंप मचा देगी, हमारे बॉडी पे आएगा तो हमारे बॉडी में त्वचा कैंसर हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी डेथ होगी, अचानक नहीं होगी। ठीक, पहला चीज़। तो चलिए इसको रोकने के लिए ओजोन भैया यहाँ खड़े हैं। ओजोन भैया को एक परेशानी हो रही है, इनकी एक गर्लफ्रेंड है जो बहुत परेशान करती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना खतरनाक है एक तरह से देखा जाए कि ये ओजोन में लगातार इसके परत को धीमा कर रहा है, छेद कर रहा है। अंटार्कटिका साइड में खोजा गया ना छेद। खैर, इस CFC को बनाता कौन है, हमारे द्वारा प्रयोग किया गया AC। इसके लिए हम सभी कहीं ना कहीं उत्तरदायी हैं। अगर उत्तरदायी नहीं है तो किसी ट्रेन में AC को बंद क्यों नहीं कराते, कम से कम अपने जगह के बंद कर देते। लेकिन वही है, एक कहावत ये भी सही है कि आप क्यों करेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना जब भाट नहीं फोड़ता तो आप कर भी क्या सकते हैं। इसके लिए पूरा वैश्विक एक समीकरण बनाना होगा, एक वैश्विक मुद्दा के तहत एक मतलब क्या बोलते हैं, एकजुटता बनाना होगा, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो इतना आसानी से नहीं होगा, एक आदमी से कुछ नहीं होगा। खैर, फ्रिज का इस्तेमाल, आजकल फ्रिज जो है वो नए ढंग के बन रहे हैं जिसमें क्लोरीन गैस कम निकलती है। स्प्रे, बहुत सारे तरह के स्प्रे हैं उनसे निकलती है ना, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। तो ये CFC गैस बनाते हैं। अब जब सूर्य का प्रकाश हो या वायुमंडल का जो हीट है वो यहाँ तक आता है और ये परत अभी इतनी मोटी है, दिन प्रतिदिन पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की संख्या जितना आज के 50 साल पहले थी, आज के टाइम में तो बहुत कम हो गया ना, बहुत कम। उसके बावजूद 50 साल पहले ये भी तो नहीं था, कोई फ्रिज नहीं थी, कोई AC नहीं थी, नहीं था, बहुत कम मात्रा में, न के बराबर समझिए उसको। नहीं था, ये जेट वगैरह भी नहीं था, हर चीज का सिस्टम था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन अति आवश्यकता जो है विनाश की जननी है। तो भाई वही बात है। खैर, समझिए इसको, पहले यहाँ समझना, बाकी मुद्दों पे नहीं जाना है। अब मैं क्या बोला फिर से एक बार, यहाँ सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, ये लेकिन ये सूर्य का हीट, वायुमंडलीय हीट जब यहाँ आती है तो हरित गृह प्रभाव के कारण रुक जाती है इसको, क्योंकि यहाँ एक परत बना हुआ है, ये लेयर रोकता है। इस लेयर को बनाने वाले कौन कौन से हैं, तो सबसे उत्तरदायी कारक CO2, और अगर पूछेगा CO2 के बाद वाटर वेपर कह दीजिए, मीथेन कह दीजिए, CO2 के बाद मीथेन है, दूसरा में मीथेन है, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद CFC है, मीथेन मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये सब, इसके अलावा भी बहुत सारे और कारक हो सकते हैं, होते भी हैं, वाटर वेपर ये सारे मिलके हरित गृह प्रभाव को बनाते हैं। ठीक,
वायुमंडल में जो नेचुरली हमारा था, ठीक, नेचुरली था वो तो था ही, लेकिन अब क्या है कि पेड़ों को काट काट के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं आप। पेड़ों को काट काट के बहुत तरह की दिक्कत कर रहे हैं आप। तो ये परत अब देखिएगा क्या होगा इस परत में, ये इतना था, अब ये परत दिन प्रतिदिन मोटा होगा तो यहाँ कितना रुक जाएगा, लगभग 40-45% रुका दीजिए, रुकिएगा ना। अब ये इतना मोटा हो गया तो ज़्यादा हीट को ये रोकेगा, और जब हीट पृथ्वी पर रुक गया तो पूरा वायुमंडल को क्या करेगा, पूरा पृथ्वी के ऊपरी पर जहां हम रहते हैं हीट बढ़ जाएगा। इसी हीट को बोलते हैं, इसी बढ़े हुए हीट को बोलते हैं GW यानी ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापन बोलते हैं, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वैश्विक तापन, या तापमान बोलिए तो या तापन, शॉर्ट में एक ही बात है। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग यही होता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मान लिया जाए हरित गृह प्रभाव यहां नहीं हो तो उसमें क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर अगर ये नहीं हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो यहां पे पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और हम लोग ऐसे जम जाएंगे, ऐसे है तो ऐसे जमे रहेंगे। तो ये भी सही नहीं है, हम लोग नहीं लगाए हरित गृह प्रभाव, ये नेचुरली है, लेकिन नेचर के साथ हम लोग दिन प्रतिदिन खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, नेचुरली लगा हुआ है, यहाँ इसके परत को मोटा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आप। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कहाँ से, ध्यान दीजिए। अब सवाल उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है, खाली पेड़ों को काटने से थोड़े आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है, सबसे मेन जो कारण जो है, सबसे मेन जो कारण है वो तो है पेड़ों का कटना, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं 5 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, एक बात बोल रहा हूँ है ना, परसेंट लेता हूँ, मतलब 5% छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ है दुनिया भर के, वो 5% को ले लिए, O2 फैला दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं कल के डेट में 50% छोड़ने लगा तो पेड़ तो उतनी ही है ना, बल्कि दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं पेड़। दूसरा, औद्योगिकरण, जितने भी फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा कारण, जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं जैसे लकड़ियां, कोयला, इनको जलाते हैं CO2 उत्पन्न होता है। घर में खाना बना रहे लकड़ी पे, CO2 उत्पन्न हो रहा है। कोयला जला रहे हैं, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा जलता है, सबसे ज़्यादा कोयला, चाय के दुकान मत भूलिएगा, सबसे ज़्यादा कोयला जलता है तापीय विद्युत संयंत्रों में, वहाँ हीट के लिए कोयला का यूज किया जाता है वहाँ। अब सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चाइना जैसा देश सबसे ज़्यादा करता है। अब भारत में भी दुनिया भर का फैक्ट्री खोल रहे हैं आप। मैं बोलता हूं कि आप औद्योगिकरण कीजिए, मैं बोलता हूं बिल्डिंग बनाइए, मैं बोलता हूं नगरीकरण कीजिए, लेकिन संकल्प लीजिए कि अगर मैं एक पेड़ को काट रहा हूं तो कम से कम 100 पेड़ लगाऊंगा, आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपकी भूमिका क्या हो सकती है इस ग्लोबल वार्मिंग को लेके। ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, और इसमें कुछ नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग। तो आपसे पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे, देखिए GW यहां पे लिख देता हूं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस, तो पहला बोलिएगा CO2, 60% भूमिका निभाता है लगभग। उसके बाद कौन निभाएगा, तो CH4, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2, और इसके बाद कौन सा आएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्रमशः याद रखिएगा। CH4 मेरे ख्याल से 20% के आसपास आता है, और 7% आएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, छत्तीसगढ़ में यही पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कारकों में सबसे उत्तरदायी कारक क्रमानुसार बताएं। तो पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज नहीं पूछा है, परसेंटेज मैं अपने आप से बता दे रहा हूं। दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा है CFC गैस। सोच लीजिए अब आपकी भूमिका ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में क्या हो सकती है। इंटरव्यू में गए, ज्वलंत मुद्दा यही पूछ दिया गया आपसे, यही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि बताइए आतंकवाद तो लगभग खत्म हो गया, लगभग। पहले जो आतंकवाद के थ्रू जो जितने तांडव किए जाते थे वो तांडव अब तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान टाइम में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों से भयावह, मतलब भयभीत है, डरा हुआ है, परेशान है,
तो इसको आप कम कैसे करेंगे? तो आप बोलिएगा सीधा सा बात, जिनका जवाब आया है, वाह वेरी गुड प्रिंस कुमार, सबसे बढ़िया जवाब। बाइक के अरे धुआं से तो होगा ही होगा। बाइक के धुएं से एक्चुअली निकलता है आपका मोनोऑक्साइड। बाइक के धुएं से या जो गाड़ियों के धुएं हैं उनसे सबसे ज़्यादा निकलता है मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेड़ लगाए हमें, हाँ प्रेक्षित, इनका जवाब पहले है, प्रिंस का भी आया है और अक्षय। वृक्षारोपण सबसे इंपॉर्टेंट। आप एक ही काम कीजिएगा, सर विश्व पे तो मेरा कमांड नहीं है, एक कमांड है, मैं पेड़ लगाऊंगा, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा जितना हो सके। तो पूछेगा कि कितना लगाएंगे, तो सर ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊं, बस बात खत्म। ठीक है ना? तो पेड़ लगाना चाहिए आपको, ये हमेशा आप याद रखिएगा, है ना? और ये सारी बातें थी। तो एक चीज़ ये याद रखना है आपको, कैसे कैसे मैंने बताया, और ये जरूरी याद रखिएगा कि सबसे पहले CO2 60%, CH4 मेरे ख्याल से 20% के आसपास, नाइट्रस ऑक्साइड 7% और CFC गैस, ये होते हैं क्रमानुसार। मतलब अगर पूछे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे उत्तरदायी कारक तो CO2, ग्रीन हाउस के बाद पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारक CO2। ग्रीन हाउस से ही तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ, इसी को तो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ठीक है, चलिए। और ये इसका स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा, ले लीजिए, इसमें कुछ लिखा हुआ, बोलते तो अच्छे से लिखते। इंसान नहीं बचेगा तब। और आज के टाइम सर ना ये हो गया, चलिए। संयुक्त परिवार वाली प्रथा खत्म हुई है, तब से और ज्यादा ये सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है। कौन सा? ये संयुक्त परिवार प्रथा थी, वो कुल मिला के। तो संयुक्त परिवार को खत्म क्यों किया? आप किए हैं, हम किए हैं, और कौन किया है? आज आप सह नहीं सकते हैं दो बातें और परिवार से अलग होना चाहते हैं। बस सर वही है ना, बोले तो कि इंसान जैसा स्वार्थी, लालची, दम्भी कोई तो है ही नहीं धरती पे। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, स्वार्थ सिद्धि में सर कुछ भी करते चले, कुछ भी कर, तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमेशा आपसे यही बोलूँगा, जितने भी आप अपने लाइफ में अगर एक पल के लिए मुझे अपना टीचर मानते होंगे तो मेरी सही गुरु दक्षिणा तो यही होगी कि जीवन में कहीं भी जाएं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ आप कम से कम ना करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन गेंदों को लीजिए जिससे आपको फ़ायदा है, उन बॉल्स को हटा दीजिए बाउंसर की तरह जो आपके लाइफ में कुछ रोल नहीं करते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप जिस स्थिति में हो, अगर आपसे जितना बन पाए मदद जरूर कीजिएगा किसी का, चाहे वो सामने वाला आपसे जिस आस के साथ आए, आपको रिटर्न में देखिएगा इतनी बड़ी ताकत मिलेगी कि जिसकी कल्पना आप भी नहीं करेंगे, और कहेंगे सर पता नहीं कहाँ से ऐसी बातें आपने बताई, है ना? हाँ तो ठीक है, एक प्रश्न पूछ लेता तो अच्छी बात है, शॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? मिलते हैं फिर मंडे को।